वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स हब उदयपुर से। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग टॉपिक है उसके ऊपर आज का ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि होटल की अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे, रिसोर्ट की अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे, रेस्टोरेंट की अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे, या किसी गेस्ट हाउस की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, किसी इन की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, धर्मशाला की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। समझ रहे हैं? तो सीधी सी बात है, टूरिज्म लाइन में जब अगर हम मैं उदयपुर से हूँ बेसिकली, तो उदयपुर इज पॉपुलर फॉर टूरिज्म बेसिकली, और यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में होटल और रेस्टोरेंट्स और रिसोर्ट्स अवेलेबल है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हमेशा ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वाइड इसके अंदर चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है। क्योंकि जो होटल इंडस्ट्री होती है उसमें सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है, वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज, वेराइटी ऑफ सर्विसेज, एज वेल एज देर आर लॉट्स ऑफ सर्विसेज जो एक होटल इंडस्ट्री में हमें प्रोवाइड की जाती है। जैसे रूम सर्विसेज हो गई, रेंट अ कैब सर्विसेज हो गई, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज हो गई, लॉन्ड्री सर्विसेज हो गई, जिम सर्विसेज हो गई, स्पा सर्विसेज हो गई, पूल सर्विसेज हो गई, सलून सर्विसेज हो गई, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हो गई, बिजनेस कॉन्फ्रेंस सर्विसेज हो गई, बिजनेस सेंटर सर्विसेज हो गई। तो बहुत सारी सर्विसेज है जो होटल या रिसोर्ट हमें देता है बेसिकली। और साथ साथ में वो फूड की सप्लाई भी हमें करता है। और जब बिल बनाता है तो बिल एक तरह से कंपाउंड सप्लाई का बिल बनता है बेसिकली। और अगर होटल के पास मान लो बार लाइसेंस है तो उसमें लीकर की भी सप्लाई होती है, वहां पर जीएसटी की भी स्कोप बनती है, वहां पर वेट की स्कोप भी बनती है, क्योंकि लीकर की सप्लाई पे वेट लगता है बेसिकली। तो ये सारी जो अकाउंटिंग है उसकी सॉल्यूशन आपको इस सिंगल वीडियो में मिलेगी। आप बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक, और आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक है उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता आ रहा हूं और आगे भी भविष्य में बनाऊंगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि जो होटल बेसिकली लाइन है उसके अंदर क्या क्या होता है। पहले तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए, अगर हम बात करें रेस्टोरेंट और फूड सप्लायर के ऊपर, राइट, तो अगर आप एक रेस्टोरेंट रन करते हैं या आप फूड सप्लायर हैं, ठीक है, तो उस केस में याद रखिएगा, अगर आप स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट रन करते हैं तो 5% जीएसटी लगता है, आपको इनपुट नहीं मिलती। ध्यान देना उस सर्विसेज के ऊपर। स्टैंड अलोन आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज पे भी 5% जीएसटी लगता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें नहीं मिलती उस केस में। अगर होटल के अंदर रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं हम, और अगर उस होटल में रूम टैरिफ 7,500 रुपए से कम है, 7,500 सिंगल डे का, तो 5% जीएसटी उस रेस्टोरेंट सर्विसेज पे बिना आईटीसी के आपको चार्ज करना होगा। अगर आप नॉर्मल या कंपोजिट आउटडोर कैटरिंग विद इन होटल दे रहे हैं और रूम टैरिफ आपका 7,500 से कम है, तब भी आप 5% जीएसटी में आएंगे विदाउट आईटीसी में, याद रखिएगा। तो ये जो 5% वाली लिमिट है, आपकी सर्विसेज पे आप 5% जीएसटी कस्टमर से ले जरूर सकते हैं, लेकिन आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट उस सर्विसेज पे नहीं मिलने वाली, ठीक है। और रेस्टोरेंट विद इन होटल आपका है और आपका रूम टैरिफ मोर देन या इक्वल टू 7,500 है, तो 18% आपको इनपुट चार्ज करना है, इनपुट मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर हम बात करें इनपुट मिल जाने का मतलब, समझिए, अगर मान लो मेरा मेरा कोई 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टी है, और उस केस में मेरे प्रॉपर्टी में होटल में रेस्टोरेंट भी चल रहा है, और उस रेस्टोरेंट में मैं फूड की सप्लाई करता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। और जो फूड है उसका जो रॉ मटेरियल्स हैं वो मार्केट से मैं क्या करता हूँ, परचेज करके लेके आता हूँ। तो उस रॉ मटेरियल पे भी तो मेरा जीएसटी जा रहा होगा। आटा, दाल, चावल, शक्कर, तेल वगैरह, इन पे भी तो मेरे को जीएसटी देना पड़ रहा होगा। मैं कोल्ड ड्रिंक भी लेके आ रहा हूँ, मैं मिनरल वाटर्स की बोतल्स भी लेके आ रहा हूँ, तो मैं वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट से कुकीज लेके आ रहा हूँ, बिस्किट्स लेके आ रहा हूँ, पेस्ट्रीज लेके आ रहा हूँ, आइसक्रीम लेके आ रहा हूँ, तो मुझे वो खरीदते वक्त टैक्स देना पड़ रहा होगा उन पे भी। तो मुझे, अगर मैं 18% कैटेगरी में है, मान लो मेरे को ऐसे रेस्टोरेंट के बिल में 18% जीएसटी लगाना है, तो मुझे उन रॉ मटेरियल, उस इनपुट के ऊपर भी मुझे क्या मिल जानी है, आईटीसी मिल जानी है। तो विद आईटीसी का मतलब समझिए, आपको इनपुट पर आईटीसी मिल जाएगी, और विदाउट आईटीसी का मतलब समझिए कि आपको इनपुट पर आईटीसी नहीं मिलने वाली है। ध्यान देना, ठीक है। उसी तरह से अगर आप 7,500 से ऊपर के टैरिफ में आते हैं और 18% आपको जीएसटी चार्ज करना होता है आउटडोर कैटरिंग में विद इन होटल, तो आपको वहां पर भी आईटीसी मिल जानी है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जैसे होटल के अंदर
किसी रेंट आपने प्रीमाइसेस को किराए पर साथ में किसी प्रीमाइसेस को किराए पर दिया हुआ है, ठीक है, और आपको उस केस में 18% जीएसटी उस पे लगने वाला है, ठीक है। अगर ऐसी कोई सर्विसेज दे रहे हो जहां पर आप कोई जैसे क्लब सर्विसेज हो गई, कन्वेंशन सेंटर सर्विसेज हो गई, ठीक है, पंडाल लगा रहे हो आप, सामियाना लगा रहे हो, तो उस केस में आपको 18% जीएसटी लगेगा, याद रखिएगा। और अगर आप इनके अलावा भी कोई अदर प्रकार की सर्विसेज 18% में आएगा। मोस्टली सर्विसेज होटल्स के अंदर, याद रखिएगा, 18% में आती है। ओके, अब बात ये करते हैं कि सर अगर किसी होटल में अल्कोहल की सप्लाई हो रही है, बार लाइसेंस ले रखा और क्या दी जा रही है, शराब की सप्लाई हो रही है, तो याद रखिएगा शराब पे जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि अल्कोहल इज दी आउट ऑफ द पर्व्यू ऑफ जीएसटी, यानी अल्कोहल जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता है। अल्कोहल पे क्या लगता है, वेट लगता है, याद रखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको अल्कोहल के ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूं, इसके लिए मैं एक लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, वेट की अकाउंटिंग होती है, तो इसका मैं एक सेपरेटली वीडियो बना के डालूंगा। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अल्कोहल पर जीएसटी नहीं लगता, तो जीएसटी इनवॉइस में हम उसको जोड़ेंगे नहीं, हम उसका इनवॉइस क्या करेंगे, अलग बनाएंगे, और वो इनवॉइस बनेगा वेट इनवॉइस, याद रखिएगा। तो उसके ऊपर हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं पर्टिकुलर इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल में हम जो अदर सर्विसेज है, जो किसी होटल रिसोर्ट की या रेस्टोरेंट की, उनके ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, देखिए, गेस्ट हाउस हुआ, कोई आपकी लॉज हुआ, कोई आपका होटल हुआ, होटल में भी अलग अलग कैटेगरीज के होटल आ गए, समझ रहे हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा या सबसे इंपॉर्टेंट आदमी यहां पर जाके इनकी सर्विसेज लेता है, तो एक सर्विसेज डेफिनेटली लेता है, वो होता है रूम सर्विसेज, अकोमोडेशन सर्विसेज, है ना। बंदा क्या करेगा, कमरा बुक कराएगा। उसकी जो प्राइमरी सर्विसेज होगी जो वो ले रहा है उस होटल वाले से या उस रिसोर्ट वाले से, वो कौन सी होगी, कमरा बुक कराएगा साहब, रूम सर्विस लेगा। अब रूम सर्विस के साथ कई सारी सर्विसेज वो एडिशनली लेता है, वो अलग बात है, समझ रहे हो। लेकिन जो प्राइमरी सर्विस होगी वो क्या होगी, होटल रूम सर्विसेज होगी, याद रखिएगा। तो हमें, आपको मैं ये भी बता दूं, 18 जुलाई 2022 के बाद होटल रूम सर्विसेज को दो कैटेगरी में बांट दिया गया, याद रखिएगा। 18 जुलाई 2022 के बाद होटल रूम सर्विसेज को दो कैटेगरी में बांट दिया। अगर आपके रूम रेंट पर डे का 7,500 रुपए से कम है, आपने ऐसा कोई रूम लिया किसी होटल में जाके जिसका रूम रेंट पर डे का 7,500 रुपए से कम है, तो उसके ऊपर जीएसटी 12% लगेगा, याद रखिएगा। और अगर 7,500 या उससे ज्यादा है रूम रेंट, तो उसके ऊपर जीएसटी कितना लगेगा, 18% लगेगा। तो मैं आपको अभी बिलिंग करना भी सिखाऊंगा कि ये 12% की बिलिंग कैसे होगी। मैं सॉफ्टवेयर पे आपको ये सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताने वाला हूं। तो 12, अगर मैंने 7.5 से कम का रूम रेंट डाला तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर कितना ले लेगा, 12% ले लेगा। अगर मैंने 7.5 या उससे ज्यादा का रूम रेंट रखा या लिया सामने वाली पार्टी से, तो सॉफ्टवेयर मेरा कितना टैक्स ले लेगा, 18%। तो ये जो इसे कहते हैं स्लैब, इसे क्या कहते हैं, जीएसटी कैसे लग रहा है, स्लैब वाइज, कि यार पहले, अब आप बोलोगे सर 18 जुलाई 2022 के बाद की आप बात कर रहे हो, पहले क्या थी, पहले एक स्लैब और थी। पहले ये स्लैब थी कि 1,000 रुपए से कम के रूम रेंट पे जीएसटी नहीं लगता था, 1,000 रुपए से 7,500 रुपए तक के रूम रेंट पे जीएसटी 12% लगता था, और 7,500 से ऊपर के रूम रेंट पे जीएसटी आपका 18% लगता था। तो ये पहले था। अभी रिसेंटली इसको अमेंड किया है और ये 1,000 रुपए वाली कैटेगरी को हटा दिया, एग्जेम्प्टेड वाली कैटेगरी को हटा दिया। यानी आज की तारीख में आप किसी भी होटल में, किसी लॉज में, किसी में भी जाते हो, रूम सर्विसेज लेते हो, 7,500 तक 12% लगेगा और उससे ऊपर 18% लगेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, और सर्विसेज पे भी बात करते हैं। अगर कोई होटल आपको कैब सर्विसेज दे रही है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी, जब हम घूमने जाते हैं, हम कहीं किसी होटल में स्टे करते हैं, तो अब ऑब्वियस सी बात है, हम तो उस सिटी के लिए क्या है, नए हैं, हमें तो नहीं पता है कि वहां कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है। तो होटल वाले क्या एक सर्विसेज डेफिनेटली ऐड कर देते हैं हमारी, कि वो बोलते हैं कि सर कार भी आपको मिल जाएगी, कैब भी आपको मिल जाएगी हमारी तरफ से। तो अगर मैंने होटल से कैब रेंट पे ली, याद रखिएगा, और होटल वो सर्विस दे रहा मुझे, ठीक है, और इस केस में क्या होगा, मान लो फ्यूल कॉस्ट होटल ही पे कर रहा है, ठीक है, फ्यूल कॉस्ट, तो उस केस में याद रखिएगा, और वो उसके ऊपर 5% जीएसटी लेगा, बिल में 5% जोड़ेगा जीएसटी, और विथ नो आईटीसी, मतलब विदाउट आईटीसी, तो ये 5% लगने वाला, ध्यान देना। और अगर रेंट अ कैब
और अगर आप कोई कैब रेंट पे ले रहे हो जिसमें फ्यूल कॉस्ट आप रेसिपिएंट रिसीवर जो सर्विस लेने वाला व्यक्ति वो बोल रहा है कि यार आप तो मुझे कार दे दीजिए, जहां भी घूमना है जैसे भी घूमना है इसका पेट्रोल डीजल मैं भराऊंगा, तो उस केस में याद रखिएगा 12% जीएसटी लगेगा। ओनली सर्विस ले रहे हो उस केस में, आप उस कार को आप रेंट पे ले रहे हो, सिर्फ कार का डीजल पेट्रोल आप बोन कर रहे हो, तो उस केस में 12% जीएसटी होटल वाला आपसे चार्ज करेगा, याद रखिएगा। और आप अगर आपने आईटीसी भी उसको, अगर मान लो देखिए होटल वाले की खुद की कार नहीं है, होटल वाले ने ऐसे कुछ कार ओनर्स के साथ क्या कर रखा है, कोलैबोरेशन कर रखा है, ठीक है। आपने जैसे होटल वाले को बोला है कि मुझे एक कार चाहिए, और उसने उस कार ओनर को बुलाया, और कार ओनर का और उसका रेट अलग चलेगा, और आपके साथ उसका होटल वाले का रेट अलग चलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक तरफ से सर्विस ले रहा है और आपको सर्विस दे रहा है, तो उस केस में उसको आईटीसी भी मिल जाएगी। सोचिए वो कार कंपनी या वो कार ओनर जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा, तो वो तो होटल वाले को बिलिंग करेगा, और वो होटल वाले से क्या लेगा, जीएसटी लेगा, तो उसकी जीएसटी की आपको क्या मिल जाएगी, आईटीसी मिल जाएगी, याद रखिएगा। तो रेंट कैब सर्विसेज के केस में देयर आर टू रेट्स, 5% और 12%, और क्या क्राइटेरिया वो मैंने अभी आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं तो उनको यहाँ डोमेस्टिक करेंसी चाहिए होती है, तो वो एक्सचेंज करवाते हैं, तो कई सारे होटल वाले क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज भी देते हैं। क्या देते हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज भी देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में याद रखिएगा, आप ऐसी सर्विसेज दे रहे हो और 1 लाख रुपए तक की करेंसी एक्सचेंज करवा रहे हो, तो 1% या 250 विच एवर इज हायर, याद रखिएगा 1% या 250 विच एवर इज हायर, आपको अपनी सर्विसेज पे आपका वो कमीशन होगा एक तरह से, ठीक है। तो उस कमीशन पे आपको 18% जीएसटी लगेगा बेसिकली। ऐसी सर्विसेज पे कितना परसेंट जीएसटी लगता है, 18%। और ऐसे में आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी, आपकी इनकम इतनी मानी जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरह से 1 लाख से 10 लाख तक आपका कितना लगेगा, वो यहाँ पर रेट बता रखा 1000 प्लस 0.5%, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि जो करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज देते हैं उस केस में जीएसटी की इम्प्लीकेशंस कैसे होगी वो यहाँ पर आपके सामने मैंने यह पिक्चर डाल रखी है। तो मतलब सीधी सी बात है कि होटल लाइन की अकाउंटिंग सबसे ज्यादा वाइड अकाउंटिंग होती है, कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग होती है, क्योंकि उसमें हर चीज का ध्यान में रखना पड़ता है। उसमें जब बिल बनता है तो उसमें वेराइटी ऑफ सर्विसेज होती है, और हर सर्विस पे हो सकता है जीएसटी के इम्पैक्ट अलग अलग तरीके से पड़ते हो, ठीक है। उसमें गुड्स, आप फूड भी सप्लाई करोगे, सामने वाला 4 दिन आपके होटल में स्टे किया, उसने 4 दिन सुबह शाम चाय नाश्ता और लंच डिनर भी किया, तो उसका भी आप बिल में वैल्यू जोड़ोगे, तो वो कैसे जोड़ोगे। अच्छा, फूड आप सप्लाई कर रहे हो, तो फूड में भी उसने कभी कुछ ऑर्डर किया कभी कुछ ऑर्डर किया, तो वो बिल में कैसे जोड़ोगे। दूसरी बात यह है कि जो फूड है वो आपने अपने उस कैंटीन में खुद ने आपके जो शेफ है उन्होंने प्रिपेयर किया, तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स आप मार्केट से लेके आए होंगे, तो उसकी एंट्रीज कैसे करोगे, उसकी इनपुट कैसे लोगे, ये सारी चीजें बहुत सारी इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। सबको हम आज की इस क्लास में, थोड़ी लंबी होने वाली वीडियो बट डिस्कस जरूर करेंगे प्रैक्टिकली, राइट। पहले मैं थोड़ा सा आपको रेट्स के बारे में बता दूं, क्योंकि आगे जब मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूं तो आपको वापस इन पिक्चर पे ला के बताऊंगा कि ये रेट लेनी है हमें, वो लेनी है, इस तरह से। इसलिए मैंने ये एक पीडीएफ बनाई है स्पेशली इस वीडियो के लिए। कुछ और सर्विसेज पे भी डिस्कस करें तो देखिए, होटल में लॉन्ड्री सर्विसेज भी हमें मिलती है। अगर होटल वाले ने लॉन्ड्री का पैसा हमसे लिया तो 18% जीएसटी वो हमसे चार्ज करेगा। जिम सर्विसेज मिलती है, उस पर 18% चार्ज करेगा। ब्यूटी पार्लर या सलून सर्विसेज हमने होटल वाले के लिए 18% जीएसटी चार्ज कर सकता है। स्पा या पूल सर्विसेज होटल वाला हमें दे रहा है, 18% जीएसटी चार्ज करेगा। एनी टाइप ऑफ टेलीफोन सर्विसेज, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, जिसमें टेलीफोन वाईफाई वगैरह जैसी सर्विसेज आपको दी जा रही है, 18% जीएसटी लगेगा। बिजनेस सेंटर सर्विसेज 18% जीएसटी लगेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेसेस की जो कॉर्पोरेट लेवल जो मीटिंगें होती है, वो मीटिंगें किसी न किसी होटल में होती है, तो वहां वो एक तरह से कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, रूम बना रखा होता है उन्होंने, और वो पर्टिकुलर डे के लिए बुक होता है, तो वो जो सर्विसेज है उस पर जीएसटी कितना लगने वाला है, 18% लगने वाला है। और कई सारे होटल जो है वो गिफ्ट्स या हैंडीक्राफ्ट्स भी सेल करते हैं। उनकी जो एंट्री लॉबी होती है वहां पर कई सारे वहां के, जैसे आज कोई इंडिया में आया है तो भाई यहाँ के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स या यहाँ के गिफ्ट्स वो उनके एंट्री लेवल पे होते हैं। अगर आप चाहो तो वहां से वो चीजें परचेज भी कर सकते हो। तो उस केस में जो भी उन प्रोडक्ट की रेटें होगी वो रेट से वो बिल जोड़कर टैक्स लगाएगा बेसिकली। और सोचिए आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट लिया जिसपे जीएसटी की रेट 12% है तो 12 लगाएगा, 5% तो 5 लगाएगा, 28% तो 28% लगाएगा। तो ये अब वो डिपेंड करता है कि वो चीज के ऊपर कितना जीएसटी इंडिया में लग रहा है, याद रखिएगा। मान लो उसने सोने का कोई ज्वेलरी डिस्प्ले कर रखा है ऑन सेल, और आपने वहां से एक रिंग खरीद ली,
तो अब सोने पे तो इंडिया में जीएसटी 3% है, तो उस केस में वो जो रिंग का बिलिंग करेगा आपको उसमें 3% चार्ज करेगा। सो ये तो हो गई रेट्स के ऊपर कि होटल लाइन में कौन कौन सी सर्विसेज पे क्या रेट्स होती है, ठीक है। अब मैं आपको सीधे सीधे ले चलता हूं इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस के ऊपर कि मैं कैसे प्रैक्टिकली होटल की अकाउंटिंग मैनेज करूंगा। सो आज की जो मेरी वीडियो का जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और समझिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट के रूप में भी पोस्ट कर सकते हैं, ताकि मैं अपकमिंग टाइम में उस टॉपिक की क्लैरिफिकेशन वीडियो भी बना सकूं। ओके, सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमें सबसे पहले टैली में, जैसे मैं टैली सॉफ्टवेयर है प्राइम है, ठीक है, तो मैं कंपनी बना लेता हूं, यानी मैं होटल को सबसे पहले एज ए कंपनी क्रिएट करता हूं। तो चलिए, जैसे मान लो मैं कंपनी यहां पर क्रिएट कर रहा हूं और मान लो मेरी होटल का नाम है होटल प्राइड प्राइवेट लिमिटेड। ये मेरी होटल का मान लो नाम है, तो मैंने ये डाल दिया। मान लो मैं इसका एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है, 12 नॉर्थ उदयपुर, ठीक है, और भट्ट जी की बाड़ी। जैसे मान लो ये, मान लो मेरी होटल का नेम डाल दिया मैंने, और स्टेट ले लिया मैंने राजस्थान। अपना डिटेल्स वगैरह यहाँ पर आप फीडिंग कर सकते हैं सारी, ठीक है। तो ये आपने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट्स वगैरह फीड कर दिया। फाइनेंशियल ईयर अभी मैं 2024 ही ले रहा हूँ, ठीक है, और आप इसको कंपनी क्रिएट कर दीजिए। तो टैली में कंपनी सबसे पहले बनानी होती है। जब भी हम किसी की भी अकाउंटिंग करते हैं तो उस बिजनेस को एज ए कंपनी क्रिएट करना पड़ता है। जैसे आप कंपनी बना लेते हैं, उसके बाद टैली आपको F11 फीचर्स, यानी कौन कौन से फीचर्स आपको ज़रूरत है उसके बारे में बोलता है। तो यहाँ पर मुझे एक स्पेसिफिक फीचर की जरूरत होगी, वो होगी कॉस्ट सेंटर। तो मैं कॉस्ट सेंटर को यस कर देता हूँ। अच्छा, ये क्या होता है और क्यों यस कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने होटल का जीएसटी डिटेल डाल देते हैं। तो यहां से इनेबल जीएसटी को हम यस करेंगे और अपना जीएसटी नंबर डाल देंगे 08। जैसे मैं मेरा मान लो होटल का एक डमी जीएसटी नंबर डाल देता हूं, ठीक है, ये मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया। आप अपना पीरियोडिसिटी बता दीजिए कि आपका GSTR1 फाइल करने की पीरियोडिसिटी। अच्छा, नया जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है उसमें हम अपना जीएसटी का यूजर नेम और मोड ऑफ फाइलिंग अगर बता देते हैं तो फिर ये टैली प्राइम 5.0 क्या काम करता है, मेरे सारे जीएसटी रिटर्न्स भी डायरेक्टली यहाँ से टैली से मैं फाइल कर सकता हूँ। यानी जीएसटी की सारी कंप्लायंस आप टैली से कर सकते हो। टैली ने अपने आप को बहुत ही सही तरीके से जीएसटी कंप्लायंट बनाया। और अभी फिलहाल के लिए मैं ये ई इनवॉइस, ई वे बिल वगैरह को एक बार के लिए नो ही रखता हूँ और सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने डाल दी और एक बार के लिए मैंने ये फीचर्स को सेव कर दिया। यानी मैंने F11 में स्पेशली दो फीचर्स को एक्टिवेट किया है, एक तो कॉस्ट सेंटर और एक अपना जीएसटी डिटेल डाल दिया है। अब सवाल ये आता है कि अब देखिए, मैं आपको एक एक चीज के ऊपर डिस्कशन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं साथ में MS जैसे एक व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूं कि सबसे पहले लेट सपोज कि मान लो मेरी होटल में मान लो 40 कमरे हैं, रूम है कितने, 40 रूम है, और वो सारे जो रूम्स हैं वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज में है। पहली कैटेगरी है नॉन एसी रूम की, दूसरी कैटेगरी है एयर कंडीशनर रूम की, एसी रूम्स मान लो, और तीसरी कैटेगरी है मान लो डिलक्स रूम की। ठीक है, ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज के रूम है। हो सकता है कि नॉन एसी रूम्स आपके पास ओनली 10 हो सकता है एसी रूम्स आपके पास 20 और ये भी हो सकता है कि डिलक्स रूम आपके पास 10 हो। देखिए, अलग अलग और भी मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती है। जितने बड़े होटल्स में जाओगे उन्होंने अपने रूम्स को अलग अलग तरीके के कैटेगरीज में डाला होगा। शूट्स भी मिलेंगे, महाराजा शूट्स ये वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जैसा आपके पास कैटेगरीज हो, सबसे पहले तो आपको ये कैटेगरीज बनानी है। इसको जो हम बेसिकली देखिए, ये हम जो बनाने वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे बनाओगे इसको। पहली चीज तो ये है कि ये आपकी जैसे रूम सर्विसेज हो गई, ठीक है, या अकोमोडेशन सर्विसेज हो गई। तो आप इसको नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं, रूम सर्विसेज। ये पहली सर्विस जो हम लोग किसी भी होटल में या रिसोर्ट में जाके लेते हैं उससे,
वो रूम सर्विस या अकोमोडेशन सर्विस। तो ये रूम सर्विस का हमें एक लेजर बनाना है। क्या बनाना है? लेजर। और ये जो रूम सर्विस में भी वापस ये 3 अलग अलग तरीके की रूम सर्विस हो जाएगी। कोई आएगा वो बुकिंग नॉन एसी रूम का कराएगा, कोई आएगा वो बुकिंग एसी रूम का कराएगा, कोई आएगा वो बुकिंग डिलक्स रूम का कराएगा, राइट। तो पहले तो मैं अपना सबसे पहले लेजर बना लेता हूं, ठीक है, रूम सर्विस नाम से। और रूम सर्विस में भी ये याद रखिएगा, जब मैं बिल बनाऊंगा तो बिल में अगर वो 7,500 से ऊपर की कैटेगरी में जाता है, देखिए अब इसमें भी 2 कैटेगरी आ जाएगी कि या तो उसकी प्राइस 7.5 से क्या हो, बिलो हो, या उसकी प्राइस 7,500 से क्या हो, अबोव हो, इक्वल या अबोव हो। क्यों ये 2 कैटेगरी आप क्यों बना रहे हो सर? क्योंकि अगर 7.5 से कम है तो आप कितना जीएसटी लगाओगे? 12% जीएसटी लगाओगे। और 7.5 से ऊपर है तो कितना लगाओगे? 18% लगाओगे। और जुलाई 2022 के बाद जनरली आपकी जो रूम सर्विसेज है वो इन 2 कैटेगरीज में अपने को बांटनी। अब 2 हो, 3 हो, 4 हो सकता है एग्जाम भी हो। कोई कल को होटल वाला कमेंट करके बोले कि नहीं सर हमारे तो एग्जाम भी है, हमारे तो 28% भी लगता है, हमारे ये भी लगता है। तो ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं। आपके अगर 2 कैटेगरी की जगह 4 कैटेगरी है तो आप 4 बनाइए, राइट। अब क्या करना है? अब देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, लेजर बनाना है। हमारा जो सबसे पहला टास्क होने वाला है वो होने वाला है, हम अपनी इस रूम सर्विस का क्या बनाने वाले हैं, लेजर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए टैली में आप सबको पता है कि क्रिएट करिए आप लेजर। तो लेजर में मान लो मैं यहां पर रूम या ब्रैकेट में आप इसको अकोमोडेशन सर्विसेज नाम दे सकते हो, ठीक है। सर्विस का लेजर बना लोगे, रूम सर्विसेज, ठीक है। होटल रूम सर्विसेज, रिसोर्ट रूम सर्विसेज, अकोमोडेशन सर्विसेज, स्टे सर्विसेज, जो नाम आपको अच्छा लगे वो आप दे सकते हैं। इसका जो ग्रुप है वो आप डायरेक्ट इनकम भी डाल सकते हो या सेल्स भी डाल सकते हो। तो जैसे मैं सेल्स ही डाल रहा हूं इसका अकाउंटिंग ग्रुप, ठीक है, क्योंकि होटल वाले के लिए तो ये सेल ही एक तरीके की, ठीक है। तो ये सेल्स आप इसका ग्रुप डाल देंगे। इन्वेंट्री को आप नो कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइडर है तो इन्वेंट्री का कोई लेना देना ही नहीं है, स्टॉक क्यों मैनेज करेंगे आप, ठीक है। तो इन्वेंट्री को नो करिए। कॉस्ट सेंटर को यस कर दीजिए आप, याद रखिएगा। कॉस्ट सेंटर को क्यों यस करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। कॉस्ट सेंटर को यस कर दीजिए। जीएसटी एप्लीकेबल करवाइए। यहां पर आप इसकी HSN कोड डाल दीजिए। तो देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये जो रूम सर्विसेज हैं, ठीक है, इसका जो HSN होता है वो बेसिकली ये मैंने लिखा है, ये होता है 996311। आप इंटरनेट से भी पता कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। और जीएसटी रेट में देखिए बेसिकली क्या होता है, जब कोई जीएसटी रेट स्लैब वाइज होती है ना, कैसे होती है कि भैया इतने तक ये, इतने तक ये, तो यहां पर आपको ये ऑप्शन लेना होता है, स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट, ठीक है। जब आप ये लोगे तो वो आपसे पूछेगा कि ये स्लैब कौन कौन सी सर। तो मैंने बोला कि 0 से लगाकर 7,500 तक टैक्सेबल होगा। और कितना % जीएसटी लगेगा? 12%। और 7,500 से ऊपर कितना % जीएसटी लगेगा? 18% लगेगा। तो इसे कहते हैं स्लैब, याद रखिएगा। अच्छा, कोई शेष लगता हो तो आप शेष भी बता सकते हो, समझ रहे हैं। तो शेष अभी मान लो इन पे नहीं लगता है तो मैं नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूं। और यहां सर्विस लेते हुए मैं क्या कर दूंगा, इसको सेव कर दूंगा। ये आपको लेजर बनाना है रूम सर्विसेज का, ठीक है। तो जैसे ये रूम सर्विसेज का लेजर बना लिया, ऐसे ही आप मल्टीपल सर्विसेज के लेजर बना सकते हो। क्योंकि अभी जैसे मैंने रूम सर्विसेज ले लिया, अब हम एक बात कर रहे थे लॉन्ड्री सर्विसेज साहब, तो आप लॉन्ड्री सर्विसेज का लेजर बना लो, ठीक है। ग्रुप सबका क्या डालो, सेल्स ही डालो या डायरेक्ट इनकम डालो। देखिए सेल्स भी डाल सकते हो, डायरेक्ट इनकम भी डाल सकते हो, एक ही बात है। और इन्वेंट्री वैल्यू नो रखनी है आपको। कॉस्ट सेंटर आप, अब देखिए लॉन्ड्री सर्विसेज जो होती है वो किसी रूम से संबंधित तो होती नहीं है, ठीक है। तो आप उसमें, क्योंकि रूम सर्विसेज में तो आप बकायदा ये बताओगे कि ये एसी रूम है, नॉन एसी रूम है, डिलक्स रूम है ना, या लग्जरी शूट है, जो भी है वो, ठीक है, वो बताओगे। फिर रूम नंबर भी डालोगे आप उसमें कि ये रूम नंबर है जिसने ये सर्विसेज ली है, ये रूम बुक हुआ आपका। लॉन्ड्री सर्विसेज में आप कॉस्ट सेंटर मैनेज करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और जीएसटी एक्टिवेट कर दीजिए। इसका भी HSN कोड, कुछ भी जो भी SSC कोड है वो आप डाल दीजिए, जैसे मैं कुछ भी डाल देता हूं, ठीक है। और स्पेसिफाई, यहां पर देखिए अब इसमें कोई स्लैब नहीं है, इसमें फ्लैट रेट है, एक ही रेट लगनी है, 18% लगनी है तो 18 ही लगनी है। तो आप इसमें स्पेसिफाई डिटेल हियर करके टैक्सेबल लेके डायरेक्ट कितना डाल दें, 18% डाल दें। और सर्विस लेते हुए आप इसको सेव कर दें, ये सर्विस और ये सेव, ये लॉन्ड्री सर्विसेज हो गया।
उसी तरह से अभी हम बात कर रहे थे कैब सर्विसेज की, ठीक है, जैसे कार सर्विसेज या कैब सर्विसेज। तो अगर आपसे कैब सर्विस ली है सामने वाले ने और मान लो आपकी खुद की गाड़ियां हैं, ठीक है, तो आप कैब सर्विस में जाएंगे, ये भी आपके लिए क्या हो जाएगी, सेल्स में चली जाएगी, ठीक है। इसमें भी आप क्या करिए, इसमें भी आप स्पेसिफाई डिटेल डालिए, वो सर्विस का अपना वैल्यू डाल दीजिए जो भी HSN कोड है, और आप रेट डाल के, आपने जैसे अभी 5% कैब सर्विस पर लगाना आपको GST, तो आप 5% डाल दीजिए और आप इसको क्या कर दीजिए, सर्विस लेते हुए सेव कर दीजिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं फूड सर्विसेज, क्योंकि बंदा ऑब्वियस सी बात है फूड भी कंज्यूम करेगा, तो आप फूड सर्विसेज, ठीक है। अब फूड सर्विसेज में सब आ गया, उसने कितनी बार पानी की बोतल ऑर्डर की वो भी फूड सर्विसेज, वो भी बिल में ही जोड़ोगे आप बेसिकली। तो आप उसका फूड सर्विसेज को भी आप सेल्स में डाल दीजिए। तो these are the services provided by any hotel, restaurant or resort to a customer and these are the sale for the होटल बेसिकली। तो वो उनके लिए तो क्या होगी, सेल ही होगी, तो आप ये सेल कर दीजिए, ठीक है। और इन सब का आपको थोड़ा सा ये डिटेल आपको HSN और इनकी रेट डाल देनी। तो फूड सर्विसेज पे भी मान लो, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि फूड सर्विसेज पे कितना % GST लगता है, ठीक है, तो अब मान लो 5% लगता था, आप 5% डाल दीजिए फूड पे, जैसे मान लो विदाउट ITC, तो आप 5% डाल दीजिए, सर्विस ले लीजिए और सेव कर दीजिए। और जो भी सर्विस है, मान लो बंदे ने जिम का भी लिया आपसे कि मुझे जिम भी चाहिए, 4 दिन में जिम भी करूंगा, तो जिम का भी आप पैसा ले रहे हो तो जिम सर्विसेज होगी, ठीक है। सेम टू सेम तरीके से आपको ये लेजर्स क्रिएट करने सारे के सारे जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और फ्लैट रेट है तो आपको स्पेसिफाइड डिटेल शेयर करके वो एक ही रेट डालनी, लेकिन मल्टीपल रेट अगर है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आप स्लैब बता सकते हैं मल्टीपल रेट के केस में, ठीक है। जैसे अभी हमने जो आप देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर ये स्लैब डाली थी, ठीक है, बाकी सर्विसेज के केस में हमने स्लैब नहीं डाली, बाकी को हमने फ्लैट दिखा दिया, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज है जो आप बेसिकली किसी को दे सकते हैं, राइट। अब हम वापस से आते हैं टैली के ऊपर, ठीक है, तो ये टैली पे आ गया। इस तरह से मैंने सारे लेजर किसके बना लिए, सर्विस के बना लिए, और CGST SGST के ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लेजर भी मैं बना लूँ। तो जैसे आप सबको पता है कि टैली में कॉमन लेजर बनते हैं और अलग अलग रेट वाइज भी लेजर नहीं बनते, इनपुट आउटपुट के भी लेजर नहीं बनते, और ऐसा नहीं है कि 5% है तो 2.5% CGST 2.5% SGST के बनाओ, फिर 12% है तो 6% CGST 6% SGST के बनाओ। ऐसा आपको टैली में नहीं करना है, आप सिंपल कॉमन से लेजर बना लेंगे। यहाँ पर CGST सिंपल, इसका ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST और CGST लेते हुए सेव कर देंगे। इवन आप यहाँ टैक्स की रेट भी मत डालिएगा, ठीक है, सेव कर दीजिए। उसी तरह से आप SGST डाल दीजिए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST और SGST, और सेव कर दीजिए। देखिए IGST वाला मैटर थोड़ा होटल और रिसोर्ट और रेस्टोरेंट के केसेस में कम होता है, अगर वो आपको कोई ऐसी सर्विसेज या ऐसा कुछ फूड आइटम डिलीवरी बेस्ड दे रहे हैं तो फिर वहाँ IGST हो सकता है, अगर इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है तो। बाकी ये ज़्यादातर सर्विसेज प्लेस ओरिएंटेड होती है और काउंटर सप्लाई होती है इनमें ज़्यादातर केसेस में, तो इस वजह से ये सर्विसेज में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है वो वही स्टेट होता है जहाँ पर ये सिचुएटेड होती है। तो ऐसे केस में ज़्यादातर आपको अगर होटल रेस्टोरेंट या रिसोर्ट के बिल देखोगे तो उसमें आपको CGST SGST देखने को मिलेगा, राइट, क्योंकि प्लेस ओरिएंटेड सर्विसेज होती है। तो यहाँ पर मैंने CGST SGST के लेजर बना लिए। राउंड ऑफ का भी लेजर बना के चलिए, क्योंकि अगर कोई बिल राउंड ऑफ आ रहा था आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनवॉइस राउंडिंग ले लूंगा, एक की राउंडिंग लेकर मैं सेव कर दूंगा। GST में एक की राउंडिंग चलती है, इनकम टैक्स में 10 रुपए की राउंडिंग चलती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने राउंड ऑफ का लेजर बना लिया, तो ये मैंने लेजर बना लिया। एक आधी पार्टी भी बना लेता हूं मैं, जैसे पार्टी में तो हालांकि बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि कंज्यूमर आएगा आपके पास कोई ना कोई, ठीक है, तो अपन पार्टी का लेजर नहीं बनाते। अब बात आती है कि सर आपने लेजर बना ली, अब क्या करना है। अब देखिए मेरा जो दूसरा टास्क है वो क्या है, ये मैंने जैसे रूम सर्विसेज, लॉन्ड्री सर्विसेज, है ना, और जिम सर्विसेज, कैब सर्विसेज, और जो भी सर्विसेज हैं, वाईफाई सर्विसेज, सामने वाला जो भी सर्विसेज ले रहा है, उसने एक दिन के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल भी लिया तो कॉन्फ्रेंस हॉल सर्विसेज, जो भी है बिजनेस सेंटर सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज के आपको क्या बना देना है, लेजर क्रिएट कर देना, ठीक है। और इन सारे जो आप ये लेजर बनाओगे इन सब का याद रखना, आपको जो ग्रुप डालना है या तो सेल्स डालना है या डायरेक्ट एक्सपेंस डालना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। डायरेक्ट इनकम, सॉरी डायरेक्ट इनकम, राइट, प्रमोशन के चक्कर में गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है,
अब हमें बेसिकली अब देखिए, अब रूम की बात आ रही है वापस से। तो ये देखिए, रूम में मैंने 7.5 बिलो 7.5 अबोव वाली स्लैब सेट कर दी है लेजर में, ठीक है। अब मेरे पास कितनी तरह के रूम है? 3 तरीके के, नॉन एसी, एसी और डिलक्स रूम। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को एज ए कॉस्ट कैटेगरी बनाऊंगा। याद रखिएगा, कॉस्ट कैटेगरी इन तीनों को क्रिएट कर दूंगा। सर कॉस्ट कैटेगरी क्या होती है? चलिए बताता हूं। जैसे क्रिएट में गया, क्रिएट में आप देखिए यहां पर कॉस्ट सेंटर तो नजर आ रहा है, कैटेगरी नजर नहीं आ रही। तो कैटेगरी कहां से जाके बनाएंगे? शो मोर में जाके शो मोर करेंगे तो कैटेगरी, कॉस्ट कैटेगरी भी नजर आएगी। जाके कॉस्ट कैटेगरी में गया और क्रिएट न्यू कर देता हूं, ठीक है। और पहली कैटेगरी बनाता हूं नॉन एसी रूम, ठीक है, नॉन एसी रूम, सेव कर दीजिए। दूसरी कैटेगरी बना दीजिए एसी रूम। और तीसरी कैटेगरी, जितनी भी आपके पास वेराइटी ऑफ रूम्स हैं वो आप कैटेगरी यहां पर बना लेंगे। डिलक्स रूम है तो डिलक्स रूम, ठीक है। इस तरह से मैंने 3 कैटेगरी बना ली। अब मैं बाहर आ जाऊं वापस से, तो आपको ये जो तीनों के तीनों वेराइटी ऑफ रूम्स आपके पास जो भी हैं, जितनी भी वेराइटी है, जितनी भी कैटेगरी ऑफ रूम्स हैं, आप इस तरह से कैटेगरीज बना लेंगे। इसमें भी देखिए कैटेगरी अलग अलग होती है, सिंगल बेड, डबल बेड, ट्रिपल बेड, है ना। तो अब वो होटल वाले ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली तो जितनी कैटेगरीज में आपके रूम्स हैं, आप उनकी कैटेगरीज बना लीजिए। अच्छा, अब मान लो नॉन एसी रूम मेरे पास 10 है, और आपको ये पता होगा, आप भी मेरे सामने जितने भी बैठे हुए हैं और जो वीडियो इसको देख रहे हैं, आपको भी पता है कि हम जब किसी होटल में जाते हैं तो वो हमें उस होटल, जब हम रूम बुक कराते हैं तो वो हमें की दे देता है, उसकी चाबी दे देता है, और उस होटल, उस रूम का एक नंबर होता है। अब होटल में तो दुनिया भर के रूम्स होते हैं साहब, आप कैसे कैसे पहचानोगे? नंबर से पहचानोगे। तो मान लो ये जो 10 नॉन एसी रूम है, इनकी शुरुआत 101 से लगाकर 110 तक हो रही है। फिर 111 से आपके 131 तक, 130 तक आपके एसी रूम्स है। और मान लो 131 से 140 तक आपके डिलक्स रूम है। मान लो ये रूम नंबर्स हैं जो मैंने यहां पर मेंशन किए। अब मुझे ये भी तो मेंटेन करना है कि कौन सा रूम कितनी बार बुक हुआ, और मैं किसी साल के एंड में ये देखना चाहता हूं कि मेरे एसी रूम से ज्यादा रेवेन्यू है, नॉन एसी रूम से ज्यादा रेवेन्यू, या डिलक्स रूम से ज्यादा रेवेन्यू। उसमें भी ये देखना मुझे कि कौन से रूम से ज्यादा रेवेन्यू। तो मैं ये भी मैनेज कर सकता हूं। तो मैं इन सारे रूम्स को, अगर 101 से लगाकर 140 तक 40 कमरे हैं मेरे पास, तो मैं 40 ही कमरों को कॉस्ट सेंटर के रूप में बना लूंगा। कैसे बनाऊंगा ये भी बताता हूं मैं आपको। क्रिएट कॉस्ट सेंटर, और यहां पर मैं ये कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, 1 बाय 1 क्रिएट करना तो और आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, क्योंकि एक एक करके 40 करने हैं। अब 400 कमरे हुए हैं, बड़ी होटल है, तो आपको बैठे रहना है 2 घंटे तक, 400 ही पहले क्रिएट करने। और ये 1 टाइम एक्टिविटी है, जितनी भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं सिर्फ आपको एक ही बार करनी, बार बार नहीं करनी। तो आप देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ कैटेगरी ले लोगे कि जैसे सबसे पहले आप नॉन एसी रूम। अब आपको रूम नंबर डाल देना है, तो आप ऐसे 101 डाल दो, या फिर मैं आप अगर ऐसे भी लिख सकते हो, रूम नंबर 101 ऐसे, या फिर डायरेक्ट 101 लिख दो, जैसा भी आपको उचित लगे वो आप लिख सकते हो। मान लो 101 नंबर, ठीक है। और नॉन एसी रूम है तो नॉन एसी 101 भी लिख सकते हो, रूम 101 भी लिख सकते हो, ओनली 101 भी लिख सकते हो। जैसे आप उसको समझना चाहते हैं वैसे सॉफ्टवेयर आपको समझा देगा। सॉफ्टवेयर में आप वो चीज बढ़ा सकते हो। मैंने मान लो 101 लिखा, मुझे पता है 101 नॉन एसी रूम है, मुझे पता है ना, मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ और मैं रोज बुक कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि 101 से 110 तक की सीरीज नॉन एसी की है, 110 से 130 तक की सीरीज एसी की है, 130 से 140 तक की सीरीज डिलक्स की है। मुझे पता है, रोज की अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ 101 लिख दिया और सेव कर दूं। उसी तरह से 102 लिखूं और सेव कर दूं, फटाफट बन जाएंगे। 103 लिख दूं, सेव कर दूं, 104 लिख दूं, सेव कर दूं, 105 लिख दूं, सेव कर दूं। अब ये नॉन एसी हो गए। अब जब एसी का नंबर आएगा, ठीक है, तो यहां से आप पीछे जाएंगे, बैक स्पेस करेंगे, एसी रूम्स ले लेंगे, 111 लिख दूं, सेव कर दूं, 112 लिख दूं, सेव कर दूं, 113 लिख दूं और सेव कर दूं। ऐसे मैं ये एसी रूम्स भी बना देता हूं, ठीक है, 5 एसी रूम बना देते हैं अपन। ऐसे आप अपने रूम्स बना लीजिएगा। अब डिलक्स रूम है तो आपको पता है कि डिलक्स की नंबरिंग कहां से शुरू हो रही है, कहां से हो रही थी? 131 से। 131 लिख दो, 132 लिख दो, 133 लिख दो, 134 एंड 135, राइट।
सो इस तरह से आप सारे रूम्स बना लीजिएगा, जितने भी आपकी रूम की कैटेगरीज हैं और जितने भी रूम्स हैं आपके होटल में, आप इस तरह से कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का इस्तेमाल करेंगे। सर ये इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमें फायदा क्या है, अभी वो भी बताऊंगा मैं आपको क्या फायदा है। अब चलिए सर ये कर लिया, अब क्या करने का है। अब देखिए आपने एक तरह से लेजर बना लिए हैं, आपने कॉस्ट कैटेगरी बना ली, कॉस्ट सेंटर्स बना ली, राइट। ये कॉस्ट सेंटर्स हो गए सारे, ये सारी कॉस्ट कैटेगरी हो गई, और ये सारे सर्विसेज जो आप अपने होटल या अपने रिसोर्ट में या रेस्टोरेंट में प्रोवाइड करते हैं वो होगी। अब क्या करें सर, अब हम सीधे सीधे चलते हैं और आपको मैं बताता हूं। अब मैं जैसे सबसे पहले मेरे पास जब कोई कस्टमर आएगा और होटल बुक करेगा, राइट, और मान लो अब मुझे बिल बना के देना है, अब मैं आपको इनवॉइसिंग बता रहा हूँ, बिल बनाना बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले देखिए तीनों ही तरीके के रूम की एक एक एंट्री करके बताऊंगा, बुकिंग एंट्री, ठीक है। तो अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अपन रूम बुक कैसे कराएंगे, राइट। चलिए तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे, जैसे मान लो रूम बुकिंग एंट्री करनी, ठीक है। तो अब मान लो अपन यहाँ पर जैसे रूम बुकिंग एंट्री कर रहे हैं, और एक एंट्री में कर रहा हूं जिसमें मान लो मेरे रूम का जो चार्जेस हैं वो लेस देन 7500 का है, क्योंकि मुझे आपको वो स्लेब को भी समझाना है, ठीक है। और मान लो 7500 से कम का नॉन एसी रूम है, क्या है, नॉन एसी रूम, ठीक है। अब आपको देखिए कैसे आप एंट्री करोगे, ये एंट्री आप टैली में सेल्स में करोगे और अकाउंटिंग इनवॉइस में करोगे, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, न कि आप गुड्स बेच रहे हो। तो जनरली जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो अकाउंट इनवॉइस में एंट्री करते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सीधे सीधे हम टैली में और वाउचर्स में चलते हैं। सेल्स में जा रहा हूं, डेट मैं नहीं चेंज करा, ठीक है, डेट सेम टू सेम रहने दे रहा हूं। और मैंने सेल्स में जाके चेंज मोड में जाके मुझे क्या कर देना, अकाउंटिंग इनवॉइस ले लेना है। अब देखिए ये मेरा पहला बिल बन रहा है, ठीक है। तो मैं बिल नंबर मेरा ऑटोमेटिक ऊपर ये आ रहा है, मैं यहाँ रेफरेंस नंबर में भी बिल नंबर डाल सकता हूँ, डेट डाल सकता हूँ, ठीक है। और पार्टी नेम में अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर जो कस्टमर आएगा वो जब बिल बनाने आएगा काउंटर पे, जब आपका होटल का सारा सर्विसेज ले लेवा के जब वो काउंटर पे आएगा, निकल रहा है, अब वो उसका क्या है, चेकआउट है, अब वो आएगा तो आप काउंटर पे, आप अकाउंटेंट की तरह बैठे हुए वहां पे, आपको बिल बना के देना है। तो जब वो बिल बनाने आएगा तो वो ज्यादातर केसेस में ये सारी जो सर्विसेज होती है वो कैश सेल में आती है बेसिकली, क्योंकि कोई उधार तो रखता नहीं है कि यार आपका टोटल बिल सर 50,000 हुआ है तो उसने बोला है कि आप मेरे 10,000 रखिए, 40,000 में अगले साल आऊंगा घूमने तक दूंगा, तो ऐसा तो होता नहीं है। जो बिल होते हैं वो सारे कैश सेल ही एक तरह से, ठीक है। अब सामने वाले ने मान लो ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, आजकल सारा जमाना डिजिटल लेन देन का हो गया, तो आप यहाँ पर अपना आपका वो अकाउंट, जिस भी अकाउंट में आप ले रहे हो, मैं एक अकाउंट बना लेता हूँ आईसीआईसी बैंक, ठीक है। मान लो हमारे होटल का जो बैंक अकाउंट है वो अलग अलग अकाउंट है, आईसीआईसीआई में भी हमारा अकाउंट है, इसका मैं ग्रुप क्या ले लेता हूँ, बैंक अकाउंट ले लेता हूँ, ठीक है। मैं मेरी अकाउंट डिटेल वगैरह यहाँ डाल दूंगा, ये सब चीजें, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसका बायर का नाम डालूंगा। यहाँ पर मान लो सामने वाली जो पार्टी है वो है गौरव जैन। कहां से आया था साहब बायर, मान लो बायर आया था अहमदाबाद से, ठीक है, गुजरात से, ठीक है। स्टेट उसका क्या होगा, सॉरी स्टेट हम यहाँ पर गुजरात ले लेंगे, और अनरजिस्टर्ड है, अच्छा वो जीएसटी नंबर लिखवा देगा तो आप यहाँ पर रेगुलर लेकर उसका जीएसटी नंबर डाल दोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, आप तो बिलिंग में टैक्स जोड़ने वाले ही हैं, ठीक है। पर वो अगर लिखवा रहा है, वैसे तो आपको ये बता दूं कि होटल रेस्टोरेंट्स की जो बिलों की इनपुट आपको मिलती नहीं है, ब्लॉक क्रेडिट में आता है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में आपको इनपुट मिलती नहीं है। लेकिन अगर वो सामने वाला बोल रहा है नहीं तो आप तो मेरा जीएसटी नंबर डालो, मेरे को इनपुट लेनी होगी, तो अब आपको उसको ज्ञान देने नहीं बैठना वहां पे, समझ रहे कि आप जीएसटी सिखाने बैठ गए उसको, तो आपको वो नहीं करना है, उसने लिखाना है तो आप लिख लो, आप B2B इनवॉइस बना लो, समझ रहे, आप तो अपनी सेल दिखाओगे, अब वो B2C में दिखाओ या B2B में दिखाओ, तो आप यहां पर फिलहाल मैं इसे अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर बता देता हूं, ठीक है। और प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वो बंदा गुजरात का है आप समझिए, और आप किधर के हो, राजस्थान के, लेकिन आपको यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेना पड़ेगा, राजस्थान लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको सप्लाई कहाँ की, राजस्थान में, तभी जाके सॉफ्टवेयर बिल में CGST SGST जुड़ेगा। अगर मैंने यहां नहीं चेंज किया और फटाक से मैं कंट्रोल लेकर के आगे बढ़ गया
तो सॉफ्टवेयर मेरा बिल में सीजीएसटी आईजीएसटी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, आईजीएसटी ले लेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई से कौन सा टैक्स लगना है ये तय होता है, याद रखिएगा। तो आप राजस्थान ले लीजिए। अब कॉस्ट सेंटर यहां पूछ रहा है आपसे, देखिए, लेकिन अभी मुझे कोई मतलब नहीं यहां से, ठीक है, मैं यहां नहीं लूंगा कॉस्ट सेंटर। अब पर्टिकुलर में, अब जैसे मान लो उसने एक नॉन एसी रूम लिया, देखना आप सब जने ध्यान से, ठीक है। अब आपको अभी देखिए आपने क्या किया, रूम सर्विसेज करके लेजर बना रखा, तो आपको ये रूम सर्विस लेना है, एक ऑप्शन दे रहा है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वाला, ये मैं अभी फिलहाल मैं इसको एक काम करता हूं, नो करता हूं। ये क्या होता है मैं आगे बताने वाला हूं आपको, तो फिलहाल में मैं नो करता हूं कि ये क्या चीज है, इसको अपन नो कर देते, ठीक है। अब रूम सर्विसेज, मान लो आपने उसको बोला कि ये आपका नॉन एसी रूम है, एक दिन का इसका 4,000 रुपए किराया, ठीक है, प्लस जीएसटी है। तो आप यहां जैसे ही 4,000 डालोगे, ठीक है, कैटेगरी पूछेगा। अब आप यहां कैटेगरी में क्या ले लोगे, नॉन एसी रूम ले लोगे, फिर वो रूम नंबर पूछेगा। तो इस कैटेगरी में रूम नंबर कौन कौन से आते हैं वो देखिए, सारी अपन ने बना रखे। तो मान लो उसने 101 नंबर वाला रूम बुक किया है, 4,000 उसके, ठीक है, तो ये 101 नंबर ले लिया आपने। अब इस पे देखिए सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक ले लिया 12%, 4,000 की वैल्यू डाल लिया, तो सॉफ्टवेयर ने कितना ले लिया, 12% ले लिया, ठीक है, दैट्स इट। अब 12% ले लिया, तो अब हम क्या करते हैं, हम सीजीएसटी जब जोड़ेंगे तो सॉफ्टवेयर यहां पर 6% सीजीएसटी लगाएगा 4,000, जो कि 240 होता है, और एसजीएसटी जोड़ेंगे तो सॉफ्टवेयर यहां पर कितना लेगा, 6%, जो कि 240 होता है। सर आपको कैसे पता पड़ा कि ये 6% है, अल्टर प्लस ए करिए, जीएसटी समरी आपकी एनालिसिस आ जाएगा, जीएसटी एनालिसिस, जिसमें वो बता रहा है कि ये रूम सर्विसेज है जिसपे 480 रुपए का टैक्स बना। अब अल्टर F1 करोगे तो वो डिटेल भी बता देगा कि इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी इतना इतना बन रहा है, 6%, समझ रहे हो। अब ये एक एंट्री है जो मैंने सिर्फ रूम सर्विसेज के, सामने वाले ने मुझसे सिर्फ क्या ली, भैया उदयपुर आया, आपसे एक कमरा बुक कराया एक दिन के लिए, 4,000 आपने प्राइस बताया, या 2 दिन के लिए कराया, 2,000 रुपए पर डे का था कॉस्ट, टोटल 4,000 हो रहा है। उसने आपसे अलग से कोई भी सर्विसेज नहीं ली, सारी सर्विसेज, खाना भी वो किसी और बाहर रेस्टोरेंट में जाके खा रहा था, आपसे कुछ नहीं लिया उसने आपसे सिर्फ क्या लिया, रूम लिया, और आप उसको रूम का बिल बना के दे रहे हो, और रूम का बिल जो है वो 4,500 से कम का बन रहा है, इसलिए वो 12% लग रहा है। अब आप यहाँ पर सेव कर दीजिए, देखिए, ठीक है, उसने जैसे भी आपको पेमेंट किया होगा, आप पेमेंट डिटेल डाल दीजिए और सेव कर दीजिए। ये सेल्स में एंट्री हुई पहले। अब एक एंट्री और कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। अब की बार भी सामने वाला जो कस्टमर है उसने मुझे बैंक से पेमेंट किया है, मान लो, और मान लो कस्टमर का नाम है यहाँ पर मिलन जैन, ठीक है। मिलन जैन कहां से आया साहब, जयपुर से आया। जयपुर किधर आता है, राजस्थान में आता है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड है, राजस्थानी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब आप, उसने भी आपसे रूम सर्विसेज ली है, याद रखिएगा, लेकिन मिलन ने जो रूम लिया है वो 8,000 रुपए उसकी प्राइस, आपने कितना डाल रहे हो। अब आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि 8,000 अगर आप डाल रहे हो प्राइस, तो जो सॉफ्टवेयर है वो आपका, अब वो आपको ये भी बताना पड़ेगा उसने कौन सा रूम लिया, तो आप बता दोगे कि उसने एसी रूम लिया साहब। अब एसी रूम का नंबर, अब एसी रूम, ये सारी लिस्ट है आपके पास, ठीक है, 111 नंबर का एसी रूम बुक कराया उसने। अब देखिए सॉफ्टवेयर यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर उसने, आपने 8,000 डाला पर उसने देखिए 12% ही दिखा रहा है आपको, कितना दिखा रहा है, 12% ही दिखा रहा है, मतलब वो सॉफ्टवेयर आपकी 18% जीएसटी रेट पकड़ नहीं रहा है, समझ रहे हो। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हम बाहर चलते हैं, सर्विसेज के लेजर को अल्टर करते हैं, ये लेजर है हमारा, और रूम अकोमोडेशन सर्विसेज आपने सेल्स डाला था। आप यहाँ एक काम करिए, इन्वेंट्री वैल्यू को यस कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर आपने स्लैब बेस्ड सर्विस की थी 7.5 तक। देखिए एक चीज समझना, मैंने वहां इन्वेंट्री वैल्यू को क्यों यस किया, पहले मैंने क्या किया था, नो किया था। यहां आप देखिए, ये यहां लिखा हुआ आइटम रेट, क्या लिखा हुआ है, आइटम रेट, तो वो आइटम के हिसाब से पकड़ेगा इसको, ठीक है। तो अब देखिए 7.5 पे उसने 12, और 7.5 से ऊपर 18, ठीक है। अब आप इसको क्या कर दीजिए, सर्विस लेते हुए सेव कर दीजिए। क्या सर उस एक ऑप्शन को यस करने से काम बन जाएगा हमारा, देखते हैं, वाउचर में चलते हैं, दोबारा हम यहां पर
मिलन डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और जयपुर डाल देते हैं, और रूम सर्विसेज में चले जाते हैं और 8,000 डाल देते हैं। ये आप यहाँ पर एसी रूम डाल दीजिए 111। और अब आप देखिए सर्विस के ऊपर ये प्रॉब्लम कर रहा है, समझ रहे हैं? सर्विस पे क्या कर रहा है? प्रॉब्लम कर रहा है। इसको हम सर्विस की तरह चढ़ा रहे हैं तो ये 18% पिक नहीं कर रहा है, ठीक है। 1 मिनट, इसका ग्रुप हम अगर डायरेक्ट इनकम ले लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट। जीएसटी डिटेल में आ जाता हूँ। सेव कर देते हैं। अब यहां पर एक लफड़ा ये हो रहा है कि वो क्या कर रहा है, इस सर्विसेज को क्या कर रहा है, 12 ही बता रहा है, ठीक है। अपन यहाँ पर एस पर मास्टर तो वो इसको 12 ही बता रहा है। अपन चाहें तो यहाँ से स्पेसिफाई करके बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन बदल सकते हैं तो हर बार करना पड़ेगा ये तो मैन्युअली, तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि हर एंट्री में मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो रूम है वो 7.5 से नीचे का है या ऊपर का है। तो इसका एक सॉल्यूशन और है जो मैं आपको बताने वाला हूं। अब ये टेक्निकली एक फॉल्ट है, देखिए जो जैसे ये यहाँ पर एक फॉल्ट आ गया टेक्निकली, यहाँ पर रेट वो स्लेब वाली सॉफ्टवेयर ले नहीं रहा है, राइट। जैसे मैंने यहाँ पर लेजर भी बदल दिया है, ये डायरेक्ट इनकम कर दिया सेल्स की जगह। मान लो मैं सेल्स ले लेता, इन्वेंट्री वैल्यू यस कर देता, ठीक है, और कॉस्ट सेंटर मैंने यस कर रखा है। ये यहाँ स्लैब भी ले लिया है मैंने इसके ऊपर, और यहाँ सर्विस की जगह मान लो मैं एक बार इसको गुड्स ले लेता हूँ। एक और ट्राई कर लेते हैं, एक बार बाहर निकल जाते हैं, बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं, वापस से चलते हैं, ठीक है। पार्टी नेम और पार्टी नेम में आप पार्टी नेम डाल दो, जैसे मैंने मिलन डाल दिया, ठीक है। रूम सर्विसेस 8,000, एसी रूम नहीं ले रहा है। अब इसका एक तोड़ मैं बताता हूँ आपको। इस केस में अब जैसे ये यहाँ पर नहीं ले रहा है तो मैं आइटम इनवॉइस भी बना सकता हूँ, क्या? लेकिन सर वो तो आइटम है नहीं, और अगर आपने आइटम इनवॉइस बनाया है तो जब आप उसकी एंट्री आइटम इनवॉइस में करोगे तो आपकी स्टॉक समरी बढ़ती जाएगी, समझ रहे हो? टेक्निकली वो एक तरह से क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन टेक्निकली रॉन्ग नहीं होगा, वो भी मैं बताता हूं कैसे नहीं होगा। चलिए देखते हैं, आइटम इनवॉइस में चलते हैं, चेंज मोड आइटम इनवॉइस, ठीक है। ध्यान से देखना आप क्या करने वाला हूं मैं। पार्टी अगेन में जैसे पार्टी जो भी है वो ले लूंगा, ठीक है। यहां पर आप अपना पार्टी डिटेल डाल दोगे, मिलन, ठीक है। सेल्स लेजर आप यही वाला यूज कर सकते हो, रूम सर्विस वाला, जिसका आपने ग्रुप ही क्या डाला हुआ है, सेल्स डाला हुआ है। तो इसमें वो काउंट वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें जैसे अब देखिए इसका आपने ग्रुप ही सेल्स डाला हुआ है, ठीक है। इसमें इन्वेंट्री वैल्यू आपने वैसे ही क्या कर रखी, यस कर रखी है। इसमें आपने अब इसमें क्या करना है, इसमें आपने वैसे तो ये सब स्पेसिफाई कर रखा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने इसमें ये स्लैब वगैरह स्पेसिफाई कर रखी है, ठीक है।
तो आपने यहाँ पर डाल रखी है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपसे वो पूछ रहा है कौन सा रूम, तो आपने यहाँ पर ले लिया कि 111 नंबर का रूम, ठीक है। अब आइटम के रूप में भी आप इसको बना सकते रूम को। तो जैसे मैंने यहाँ पर स्टॉक आइटम बना दिया, ये कौन सा है, मान लो एक रूम सर्विस करके एक आइटम बना लो आप, ठीक है। जैसे रूम सर्विस, यूनिट अंडर कुछ नहीं लेना, यूनिट बना लो नंबर्स, ठीक है। यूक्यूसी ले लो नंबर, याद रखिएगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको F12 करना है। क्या करना है, F12। और F12 में यहां पर आप याद रखिएगा, यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है यूज कॉस्टिंग एंड मार्केट वैल्यूएशन मेथड फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस करना है। सेट ऑप्शन फॉर स्टॉक आइटम बिहेवियर, इसको यस करना है। ये दो ऑप्शन आपको यहां पर क्या करना है, यस करना है। और इसके बाद आप इसको सेव कर देंगे, ठीक है। इसको सेव कर देना, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ आएंगे। कॉस्टिंग मेथड सॉफ्टवेयर खुद ले लेगा, आपको नहीं छेड़ना है। मार्केट वैल्यूएशन मेथड नहीं छेड़ना है। प्रोवाइड बिहेवियर ऑप्शन, इसको यस करना है। क्या करना है, इसको यस करना है। और इसमें एक ऑप्शन होता है ट्रीट ऑल सेल्स एज न्यू मैन्युफैक्चर, इसको यस करने से क्या होता है, अगर आपने किसी भी स्टॉक आइटम में ये ऑप्शन यस कर दिया, तो वो आइटम के पास आपके पास स्टॉक नहीं है और आप उसकी क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आपकी स्टॉक समरी में उसका जो बैलेंस है वो नेगेटिव नहीं जाएगा, मतलब स्टॉक समरी में उसका कोई बैलेंस नहीं आने वाला, ध्यान देना। वरना मैं अगर इसको यस नहीं करूंगा तो वहां जब मैं स्टॉक समरी देखूंगा, स्टॉक रजिस्टर, उसमें वो रूम सर्विसेज माइनस में नजर आता जाएगा। जैसे जैसे मैं सेल बिल बनाऊंगा, मान लो मैंने 10 सेल बिल बनाए तो माइनस में 10 नजर आएगा। तो मैं इसको यस कर देता हूं और आप इसको क्या कर दीजिए, आगे बढ़िए। और अब आप यहाँ पर अपना जैसे वापस से जीएसटी डिटेल्स आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे आप रूम सर्विसेज का जो HSN कोड है वो आप यहाँ डाल दीजिए, SSC कोड। और यहाँ पर आप वापस स्लैब बेस्ड ले लीजिए। और अब आप बताइए 7,500 टैक्सेबल कितना परसेंट, और 7,500 से ऊपर टैक्सेबल कितना परसेंट, 18%। ये हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जब मैं सर्विस में ये स्लैब डाल रहा हूं तो वो पिक नहीं कर रहा है। तो मैंने गुड्स के रूप में इसको बना दिया रूम सर्विस को, और सर्विस का लेजर तो बने हुए हैं सब, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं। इसको यहां पर बना दिया और मैंने ये डाल के मैं इसको क्या कर देता हूं, सेव कर देता हूं, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको क्वांटिटी चाहो तो डालिए, जैसे एक डाल दी, वो नेगेटिव स्टॉक जरूर बता रहा है आपको, देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आप यहाँ रेट डाल दीजिए, कितनी, 8,000, और ऑटोमेटिक देखिए वो कितना पकड़ रहा है, 18% पकड़ रहा है। अगर आप यहाँ 8 नहीं डालते हैं और रेट 6,000 डालते हैं तो सॉफ्टवेयर कितना पकड़ रहा है। तो ये एक आपको ध्यान रखना है कि आपको आइटम इनवॉइस बनाना पड़ेगा, अकाउंटिंग इनवॉइस नहीं बनाना पड़ेगा। अकाउंटिंग इनवॉइस में वो अलग अलग रेट पिक नहीं करेगा स्लैब वाइज, आइटम इनवॉइस में पिक करेगा, क्योंकि स्टॉक आइटम पे ही स्लैब रेट पिक करेगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यहां पर मैं मान लो अब 18% का बिल बना रहा हूं, तो सॉफ्टवेयर ने 18% ले लिया। अब आप इस 18% पे कैसे जीएसटी लगाओगे वो भी बताता हूं। आप जैसे ही CGST लगाओगे वो 18% पे कैलकुलेट करेगा, SGST लगाओगे 18% कैलकुलेट करेगा। और आप अल्टर A करके जब देखोगे और अल्टर F1 करोगे तो आपको ये 9% CGST SGST जुड़ता हुआ मिलेगा। तो जब आप 6,000 का बिल बनाओगे तो GST अलग कैलकुलेट करेगा, और 8,000 का बनाओगे तो अलग कैलकुलेट करेगा। तो स्लैब आपकी यहाँ पर सॉफ्टवेयर खुद पकड़ लेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैन्युअली। सर्विस का बिल बनाओगे तो आपको मैन्युअली याद रखना पड़ेगा हमेशा कि बिल की वैल्यू कितनी है, अच्छा इतनी है, इतना लगाऊं। बिल की वैल्यू कितनी, इतनी है तो इतना लगाऊं। या फिर आप उस केस में क्या ये भी कर सकते हो कि सर्विस के केस में दो अलग अलग लेजर बना सकते हो, 12% वाला और 18% वाला। तो जब भी आपको खुद को पता है कि यार ये रूम तो 7,500 से नीचे का है, तो आप उसको 12% वाले लेजर में एंट्री पुट करेंगे। और अगर ये रूम 7,500 से ऊपर का है तो आप वहां पर कौन सा लेजर यूज करेंगे, 18% वाला यूज करेंगे। अगर मेरे को एज ए सर्विस ही चलाना है तो फिर वो तरीके हैं कि रेट वाइज आपको लेजर बना देने, और अगर आपको उसको स्टॉक के रूप में, आइटम के रूप में चलाना है तो फिर आपको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं। आइटम इनवॉइस में ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक स्लैब रेट पकड़ लेगा बिल वैल्यू के हिसाब से।
अब यहां पर एक सवाल बनता है कि सर आपने ये तो एक तरह से एडजस्टमेंट कर लिया कि उधर नहीं हो रहा था तो इधर कर लिया, लेकिन इसमें हमने तो गलत कर दिया। मैंने कहा कैसे गलत किया? बोले हमने रूम सर्विस को बेचा। मैंने कहा हाँ। और आपने यहां पर क्वांटिटी भी डाली एक। मैंने कहा बिल्कुल। और वो हमें बताया कि ये नेगेटिव स्टॉक है, क्योंकि आपके पास तो कोई उसकी कोई वो स्टॉक तो है नहीं, एक्चुअल में वो इन्वेंट्री तो है नहीं कि आपने कहीं से खरीदा और बेचा हो। तो सर ये तो फिर ये तो मेरी सारी रिपोर्ट में नेगेटिव स्टॉक दिखाएगा। चलिए जाके देखते हैं। अगर नेगेटिव दिखाएगा तो मेरी स्टॉक समरी में रूम माइनस में एक दिखना चाहिए, रूम सर्विसेज। तो मैं जब स्टॉक समरी में जाके देखूंगा तो आपके यहाँ कुछ भी नजर नहीं आने। किस ऑप्शन का कमाल है? उस ऑप्शन का कमाल है जो मैंने प्रोवाइड बिहेवियर ऑप्शन को यस किया और ट्रीट ऑल सेल्स एज अ न्यू मैन्युफैक्चर को यस किया, तो आपको यहां पर स्टॉक समरी में कहीं पर भी स्टॉक में नजर नहीं आने वाला। माइनस में कहां से नजर आएगा? अच्छा, अभी तक आपने कितनी एंट्रियां की? 2 एंट्रियां की। एक सर्विस इनवॉइस बनाया और दूसरा इनवॉइस आपने आइटम इनवॉइस बनाया। ठीक है, दोनों एंट्रियों में आपने एक एक रूम बुक किया। तो आप जब आप कॉस्ट सेंटर में जाओगे, डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, कॉस्ट सेंटर में जाओगे, कैटेगरी समरी में जाओगे, तो आप देखिए आपके यहां पर ये भी बता रहा है कि 101 111 नंबर का एसी रूम 8000 रेवेन्यू, नॉन एसी रूम 101 का 4000 रेवेन्यू। और ये जैसे जैसे रूम बुक होते जाएंगे और जैसे जैसे हर दिन इन्हीं रूम से रेवेन्यू आती जाएगी, एक्यूमुलेट क्लब होती जाएगी ये। तो ये तो अभी मैंने 2 एंट्रियां की तो 2 फिगर ही दिख रहे हैं। पूरे साल भर में ऐसे मेरी 500 बार रूम बुक हुए हैं, 500 रूम्स बुक हुए हैं, 5000 रूम्स बुक हुए हैं, तो सारी हिस्ट्री यहां पर आ जाएगी। अब मैं देखिए यहां पर जब आप एक एक रूम में एक एंट्री हुई है अभी तो, ठीक है, तो ये एक एंट्री नजर आ रही है अप्रैल में, ये 4000 की। अब अगर अप्रैल के अंदर ही ये रूम 30 दिन तक बुक हुआ तो यहां पर 30 ही दिन की ज्वाइंट वैल्यू नजर आ जाएगी। जब मैं एंटर करूंगा तो अप्रैल में 30 ही दिन का टोटल नजर आएगा और एंटर करूंगा 30 एंट्रियां नजर आएगी। और उन एंट्रियों में जाके जब किसी पर्टिकुलर एंट्री में जाके एंटर मार के ये भी चेक कर सकता हूं कि ये रूम मैंने 111 नंबर का 1 अप्रैल को किसको बुक किया था। तो ये किसको बुक किया था मैंने यहाँ पर जब पार्टी नेम में जाके देखूंगा तो वैसे तो पार्टी नेम में मैंने ये पार्टी नेम यहाँ डाला होगा कि मिलन जैन को बुक हुआ, तो सारी हिस्ट्री यहाँ आ जाएगी। मिलन जैन का पूरा एड्रेस भी यहाँ पर नोट डाउन होगा, मिलन जैन का जीएसटी नंबर वगैरह कॉन्टेक्ट डिटेल भी यहाँ पर नोट डाउन होगी, तो ये आ जाएगा। तो अपने को भविष्य में ट्रैकिंग के लिए भी टैली में ये डेटा रहेगा कि यार 1 जून को आपका ये जो 101 नंबर वाला रूम है वो कौन सी पार्टी ने लिया था, तो यहाँ उस पार्टी की पूरी डिटेल नजर आ जाएगी। जबकि ये केस सेल थी, फिर भी पार्टी का सारा डेटा हमारे पास मौजूद रहेगा। अच्छा सर, अच्छा आप इसका बिल का प्रिंट निकाल के बताओ मुझे। चलिए मैं बताता हूं आपको प्रिंट निकाल के। अल्टर पी, एंटर, प्रीव्यू। अगर आप टैली यूज कर रहे हो, हालांकि होटल लाइन में उनके अपने सॉफ्टवेयर होते होंगे, अपने ईआरपीज उन्होंने डेवलप करवा रखे होंगे, वो उनके लिए काम आसान होगा। लेकिन मैं तो एक टैली एक यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप किसी भी इंडस्ट्री की अकाउंटिंग कर सकते हो। तो मैं टैली में ये काम करके बता रहा हूं जो उस इंडस्ट्री में होता है। आप देख सकते हैं टैली का जब आप बिल निकालोगे तो डिस्क्रिप्शन में रूम सर्विस ही आएगा, इसका HSN या SSC कोड नजर आएगा। ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पर नजर आ रही है, आइटम इनवॉइस इसलिए क्वांटिटी नजर आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेट और नीचे CGST HGST नजर आ रहा है और नीचे आपको HSN समरी HSN वाइज आपकी टैक्स डिटेल भी नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन अब एक और कंफ्यूजन है सर। मैंने कहा क्या? चलिए आपको बताते हैं एक और कंफ्यूजन। इसको बाहर चलते हैं, ये बाहर। सर मेरा कंफ्यूजन ये है कि एक कस्टमर जब बिल बनाने आया तो मेरे पास वो कस्टमर मेरी होटल में मान लो उसने कई तरीके की सर्विसेज ली, सिर्फ रूम सर्विसेज ही नहीं ली। वो 4 दिन रुका तो उसने 4 दिन अलग अलग तरीके की सर्विसेज ली। तो अभी आपने जो बिल बनाया उस बिल में आइटम इनवॉइस आप बना रहे हो, उसमें वो सारी सर्विसेज का जॉइंट बिल कैसे बनाऊंगा मैं? ये भी मेरे लिए बहुत आसान हो जाने वाला है। कैसे बनाऊंगा चलिए बताता हूं आपको। ये वीडियो वापस देखना पड़ेगा अगर आपको इसकी प्रैक्टिकल सीखनी होगी, क्योंकि सिर्फ देखकर आप ये चीजें नहीं सीख पाओगे, आपको अगेन एंड अगेन देखना पड़ेगा और इसको खुद प्रैक्टिस करके सीखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कितना ऑप्शन बताया, अभी आप सिर्फ देख रहे हो और सुन रहे हो, तो अभी आपको वो याद रहने वाली नहीं है चीजें। ठीक है, तो ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है जो ध्यान से देखिए, सारी कंप्लायंसेस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अच्छा एक चीज और बताओ कि मैंने अभी 2 एंट्री की, अब मैं तीसरी एंट्री जो अभी मैंने जो आपसे सवाल किया है कि भाई वेरियस सर्विसेज ली उसने हमसे, चलो मैं बताता हूं। वाउचर्स में गया,
आइटम इनवॉइस में एंट्री कर रहा हूं। आइटम इनवॉइस पे मैं क्यों आ गया, क्योंकि मैंने 12 और 18 को अलग अलग लेजर नहीं बनाए। अगर मैं अलग अलग लेजर बनाता, रूम सर्विसेज 12%, रूम सर्विसेज 18%, तो मुझे आइटम इनवॉइस में आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस केस में मुझे हमेशा बिल वैल्यू के हिसाब से ध्यान रखना पड़ता जीएसटी नियम को कि यार ये बिल, क्योंकि कई बार दिमाग से स्किप भी हो सकता है और आप बिल 10,000 का बना रहे हो 12% लगा दिया साहब, तो ये दिमाग से स्किप भी हो सकता है। कभी कौन सी धुन में चल रहे हो, कौन से मूड में हो, गलत बिल बना दिया। तो यहां पर आइटम इनवॉइस में आपके दिमाग में रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर लेगा। अकाउंटिंग इनवॉइस करते हैं तो दिमाग में रखना पड़ता, आइटम इनवॉइस कर रहे हो दिमाग में रखना नहीं है, सॉफ्टवेयर स्लैब के हिसाब से रेट पकड़ लेगा, राइट। अब आप देखिए, मैं आपको दो एंट्रियां और कर रहा हूं, और एक एंट्री आइटम इनवॉइस में करूंगा और एक एंट्री सर्विस यानी अकाउंटिंग इनवॉइस में करके बताता हूं। चलिए आइटम इनवॉइस में करके बताता हूं। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें सामने वाली पार्टी ने हमें ऑनलाइन पैसा दिया, आईसीआईसी बैंक ले लिया मैंने। पार्टी का नाम है मान लो दिव्या माथुर, ठीक है। दिव्या माथुर आई थी कोटा से, राजस्थान में, अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दिव्या माथुर को हम क्या करते हैं, ये मानी नहीं, इसने अपना जीएसटी नंबर लिखवा दिया कि नहीं मैं तो इनपुट लूंगी, वो मेरा काम है, कैसे मिलेगा, आप तो मेरा जीएसटी नंबर नोट करो। तो मैंने क्या करना है, रेगुलर लेना है और कोई एक जीएसटी नंबर यहाँ पर डाल देना। देखिए मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो मैं एक डमी जीएसटी नंबर यहाँ पर कहीं का ले लेता हूँ, ठीक है। होते ना कई बार कस्टमर जो हमसे बहस करने लग जाते हैं, आपको क्या मतलब है उससे, आप तो लिखिए। तो चलिए लिखते हैं, ठीक है। तो इसने अपनी फर्म का क्या लिखवा दिया हमसे, जीएसटी नंबर लिखवा दिया, ठीक है। तो ये हमने इसकी फर्म का जीएसटी नंबर लिख दिया, ऑलराइट। अभी दिव्या हमसे रूम सर्विसेज ले रही है साहब, ठीक है। तो रूम सर्विसेज ले रही है, राइट। और रूम कौन सा साहब, तो दिव्या ने लिया है मान लो डिलक्स रूम 131 नंबर वाला, ठीक है। और यहाँ पर रूम सर्विसेज में हमने एक क्वांटिटी ले ली, और जब दिव्या को बिल बना के दे रहे हैं तो ये 12,000 रुपये का मान लो रूम हो गया, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर 12,000 के हिसाब से कितना पकड़ लेगा, 18% पकड़ लेगा। अब ये तो आइटम हो गया, राइट, आइटम की तरह बना रखा है। अब आप क्या जोड़ते हो बाद में, सीजीएसटी एचजीएसटी जोड़ते हो। लेकिन दिव्या ने और भी सर्विसेज ली, कौन सी, लॉन्ड्री सर्विसेज ली आपसे। अब लॉन्ड्री सर्विसेज को आपको यहां पर नहीं डालना, उसका भी कोई आइटम नहीं बनाना आपको नीचे आइटम की जब ग्रैंड टोटल आ जाए, जैसे एक आइटम है इसकी टोटल आ जाए, यहाँ लॉन्ड्री सर्विसेज लेके यहाँ पर आपको डायरेक्ट लॉन्ड्री सर्विसेज की वैल्यू ले लेनी। मान लो 500 रुपए कपड़े प्रेस करने के ये धोने के आपने चार्ज किए उससे, ठीक है। देखिए ऑटोमेटिक लॉन्ड्री सर्विसेज पे कितना % जीएसटी लगेगा, 18 लगेगा। दिव्या ने आपसे एक कैब सर्विस भी ली साहब, ठीक है, और आपने उस कैब के उससे 2,000 रुपए लिए, तो कैब पे 5% है, आप देख सकते हैं 5% आ रहा है, ठीक है। दिव्या ने और कौन सी सर्विसेज थी, जिम सर्विसेज भी ली साहब, ठीक है। आपने उससे 1,500 रुपए जिम के भी लिए अलग से, तो इसके ऊपर 18% है। तो देखिए ये सारी सर्विसेज अलग अलग रेट वाली है, ये आप सब जोड़ दीजिए पहले, और जब सब जोड़ देते हैं तो फिर आपको क्या लगाना है, सीजीएसटी। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, अब जो जीएसटी कैलकुलेट करेगा वो इन सब पे करेगा। और एचजीएसटी, सर ये सही किया या नहीं किया कैसे चेक करूं, तो वही अल्टर ए करिए, टैक्स एनालिसिस। आप देखिए सब पे अलग अलग टैक्स निकल कर आ रहा है, और अल्टर F1 करके आप रेट वाइज भी एनालिसिस कर सकते हैं। ये लॉन्ड्री सर्विसेज पे 9% सीजीएसटी एचजीएसटी 45 रुपए, कैब सर्विसेज पे 2.5% सीजीएसटी एचजीएसटी 50 रुपए 2,000 की वैल्यू पर, जिम सर्विसेज पे 9% है तो इतना इतना, और रूम सर्विसेज पर जो आप नीचे उतर कर देखोगे तो वहां पे भी 9% ही लगा होगा। तो ये पूरा एक तरह का एनालिसिस है कि सॉफ्टवेयर ने अपना काम कर लिया, सही टैक्स जोड़ दिया। और ये आप देख सकते हैं मल्टीपल सर्विसेज, जब आप एक ही इनवॉइस में बता रहे हो, इनकम दिखा रहे हो अपनी, तो एक ही इनवॉइस बना के देना और ये सारी चीजों के पैसे लेने हैं आपको पार्टी से, तो इस तरह से आप दिखाओगे अगर आप आइटम इनवॉइस में एंट्री कर रहे हो, ठीक है। अच्छा ये मैं सेव कर देता हूं, और आपको इसका बिल भी बताता हूं पेजअप करके, ठीक है। ये बिल आप जब दिव्या को पकड़ाओगे ना, तो आप उस बिल में, अब देखिए आपकी डिटेल आ जाएगी, सामने वाले की भी पूरी डिटेल आएगी, और बिल में ऑटोमेटिक जीएसटी नंबर प्रिंट होगा। आपके लिए तो B2B है, आप जब जीएसटी पोर्टल पे चढ़ाओगे तो किस में जाएगा ये डेटा,
B2B में जाएगा। और आप इस बिल में देखिए रूम सर्विसेज मेन है जो उसने ली आपसे, तो ये मेन में आ गया, एक तरह से आइटम की तरह आ गया, दिख रहा है ये यहाँ पर। और ये सारी एडिशनल सर्विसेज हैं और इन सब पर CGST SGST लगा हुआ है। हो सकता है मैंने जिम सर्विसेज पे HSN कोड नहीं डाला इसलिए यहाँ दिख नहीं रहा। ठीक है, तो ये पूरा आ गया है। एक बार इसमें जाके देख लेता हूँ। HSN नहीं डाला था है ना, तो ऐसे HSN आप इसको डाल दीजिएगा। ठीक है, इफेक्टिव 1 अप्रैल से कर दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। ठीक है, और कंट्रोल A कर दीजिएगा, सेव। अब वापस से पेज अप करिएगा और आप उसको प्रिंट निकाल के देंगे अगर, ठीक है, तो आप प्रीव्यू देखेंगे तो आप अपनी जो गलती है आपने एक तरह से रेक्टिफाई कर ली। लेकिन ये आइटम इनवॉइस, अब आप बोलो मेरे तो आइटम इनवॉइस नहीं सर, ये तो सब कॉम्प्लिकेटेड सा मैटर लग रहा है मुझे। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वैसे तो, क्योंकि इसका कोई स्टॉक नहीं नजर आने वाला आपको कहीं पर भी। ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक समरी में जाओगे तो आपको कुछ नजर आएगा कि आपके रूम सर्विसेज माइनस होती हुई दिखेगी, या आपको बैलेंस शीट में अपना क्लोजिंग स्टॉक नजर आएगा, ऐसा नहीं है। आपको PNL में जाओगे आपको अपनी इनकम नजर आती जाएगी। अभी तक आपने टोटल मिला के 3 बार रूम बुक किए, एक रूम 4,000 का था, एक रूम 8,000 का था और एक 12,000 का था। तो 12, 4 और 8 मिला के 24 होते हैं, तो ये रूम सर्विसेज में 24,000 ही आएंगे। और ये लॉन्ड्री, जिम और कैब सर्विसेज ये भी आपकी इनकम है, तो ये यहाँ पर नजर आ रही है। इसमें जब आप जाके देखेंगे तो अप्रैल में तीनों सेल बिल अलग अलग नजर आएंगे, तीनों की एंट्री अलग अलग नजर आएगी। तीनों में जाके आप रेसिपिएंट डिटेल निकाल सकते हो आराम से। और जब कॉस्ट सेंटर कॉस्ट समरी में जाके कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी में जाके आप जब देखोगे, जैसे डिस्प्ले में गए, ये कॉस्ट सेंटर समरी में जाके देखोगे तो आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पर नजर आएगी रूम्स की। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक तरीके से यहाँ पर सामने आपको नजर आ रही है। अब मैं एक एंट्री कर रहा हूँ जो सर्विस इनवॉइस में कर रहा हूँ, जैसे मैं अकाउंटिंग इनवॉइस में ही मुझे ये करना है, तो मैं आपको करके बताता हूँ। चलिए, जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ अकाउंट इनवॉइस। ठीक है, चेंज मोड कर रहा हूँ, क्या ले लेता हूँ, अकाउंट इनवॉइस ले लिया मैंने। ठीक है, और पार्टी में मान लो मैंने ICICI बैंक ले लिया, और यहाँ पर पार्टी में मैंने मान लो अब की बार कृतिका ले लिया। ठीक है, कृतिका कुमावत, उदयपुर की ही पार्टी है और अनरजिस्टर्ड है मान लो। अभी तक मैंने 3 एंट्री की, जिसमें 2 B2C में थी और एक B2B में, और ये जो चौथी एंट्री कर रहा हूँ ये भी B2C में कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये ले लूंगा भले ही कि भाई मैं मेरा जो कौन सा रूम है, तो यहाँ पर मैंने मान लो ले लिया 132 डिलक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, ये लेजर जो 12% ले रहा है, ये लेजर कितना ले रहा है, 12% ले रहा है, तो मैं ऐसा ही एक लेजर और बना लेता हूँ। जैसे ये लेजर में सिर्फ 12% ही ले रहा है सॉफ्टवेयर, तो आप इसके आगे एक काम कर सकते हो, इसके आगे आप रेट डाल दो, रूम सर्विसेज 12%। ठीक है, और सेव कर दो, और एक और बनाओ ऐसा ही, रूम सर्विसेज कितना परसेंट, 18%। ठीक है, रूम अकोमोडेशन सर्विसेज 18%, इसका ग्रुप भी सेल्स डाल दो। ठीक है, कॉस्ट सेंटर यस रखो, और सेम HSN कोड आप यहाँ पर डाल दो जो भी है इसका। ठीक है, ऐसे, और इसका आप यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल में जाके आप इसकी डायरेक्ट ही कितनी डाल दो, 18% डालते हुए सर्विस लेते हुए सेव कर दो। अब आपको कोई ट्रीटमेंट करने की भी जरूरत नहीं। आप अगर 12 और 18% वाली सर्विसेज हैं तो आप दोनों के अलग अलग लेजर बना के अकाउंट इनवॉइस का ही इस्तेमाल कर सकते हो, आइटम इनवॉइस जैसी नौबत नहीं आएगी। इसमें आप अब डायरेक्ट ही अपना बिलिंग कर रहे हो 10,000 से, तो ये 10,000, अब 10,000 पे वो सॉफ्टवेयर कितना लेगा, 18% लेगा, देखिए सामने। ठीक है, क्योंकि 18% वाला लेजर है। और इसमें अब आप सामने वाले से लॉन्ड्री सर्विसेज के भी ले रहे हो साहब 500 रुपए, ये भी 18% में आता है। कैब सर्विस उसने बुक कराई, उसके आप मान लो 1,000 रुपए ले रहे हो उससे, ये 5% में आता है। और जो भी सर्विसेज हैं मान लो, ठीक है, जिम सर्विसेज हैं, वो उसने मान लो ली आपसे 2,000 की, तो ये सब आप लेजर ले लोगे। लास्ट में क्या जोड़ने का है, CGST SGST जोड़ना है। तो आप अगर अल्टर A करके देखोगे तो आपको इसमें सारी सर्विसेज पे टैक्स नजर आएगा, और इसमें वापस अल्टर F1 करोगे तो सब में आप देख सकते हैं, आप रूम सर्विसेज पे 9%, CGST SGST लॉन्ड्री सर्विसेज पे 9%, कैब सर्विसेज 2.5%, और जिम सर्विसेज 9% आएगा। ठीक है, अब आप ये आराम से एंट्री सेव कर सकते हैं। ये आपका कौन सा इनवॉइस बन गया,
अकाउंटिंग इनवॉइस बन गया और ये भी सही है, समझ रहे, ये भी सही है एकदम से। अब ये बन गया तो क्या ये भी मुझे अपनी सेल्स में दिखेगा? डेफिनेटली दिखेगा। आप जब आप अपनी पीएनएल में जाओगे, अपनी सेल्स में जाओगे, तो अब ये दिखेगा जरूर, लेकिन ये अलग से लेजर दिखेगा। मतलब यहाँ पर सिर्फ एक नई तरीके की सेल अकाउंट बन गया और उसमें दिखेगा, ये दोनों अलग अलग रहेंगे। तो इससे इससे एक चीज आपको पता पड़ जाएगी हमेशा के लिए कि भाई 12% वाली रेट पर कितनी रूम बुकिंग हुई और 18% वाली पे टोटल कितनी हुई, वो इससे पता पड़ जाएगा। और रही बात है जहां कॉस्ट सेंटर की, तो आप ये भी देखिए, कॉस्ट सेंटर में जब आप जाके देखोगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, तो यहां पर आपको ऑब्वियस सी बात है ये यहां पर भी नजर आएगा, तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला उसका। और स्टॉक समरी आप जाके देखोगे तो अकाउंटिंग इनवॉइस का तो वैसे भी स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टॉक समरी ये आएगी। अभी तक मैंने आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, अब मैं एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि किसी ने आपसे ऑनलाइन रूम बुकिंग के लिए कॉल किया, आपने उसको अपने सारे रूम्स की क्या दे दी, टैरिफ दे दी। आपने ये बोला कि सर ये वाला रूम हमारा इतना रेट और ये जीएसटी, इतना रेट ये जीएसटी, इतना रेट ये जीएसटी। सामने वाले ने बोला है कि मेरे को तो ये रूम चाहिए और नेट अमाउंट बताओ आप, तो नेट जीएसटी वीएसटी आप जानते हो, हमें नहीं पता है, मेरे को नेट अमाउंट बताओ। तो किसी ने आपका रूम, आपने उसको नेट अमाउंट बता दिया है कि ये रूम आपको नेट पड़ेगा 6,000 का, जिसमें जीएसटी वीएसटी सब शामिल। अभी तक हमने जितने भी 4 बिल देखे सब में जीएसटी अलग से लगाया। अब सामने वाले ने आपसे जो रूम बुक कराया है उसमें आपने उसको जीएसटी इंक्लूसिव प्राइस बता दी, कितनी, 6,000। तो इंक्लूसिव के केस में आप बिलिंग कैसे करोगे, चलिए बताता हूं। अब जैसे ये मैं अकाउंटिंग इनवॉइस में बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। इंक्लूसिव के केस में आप कैसे बिलिंग करोगे? जब भी आप इंक्लूसिव के केस में बिलिंग करना चाहोगे, आप F12 में जाइएगा, उसमें एक ऑप्शन होता है प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर। इसको क्या कर दीजिएगा, यस कर दीजिएगा। इसको यस करोगे तो क्या होगा, जैसे मैं बताता हूं पार्ट, जैसे उसने आपको ऑनलाइन ही पेमेंट किया मान लो, तो आपने यहां पर अपना बैंक अकाउंट ले लिया, और मान लो सामने वाला जो बंदा है वो है राजेश, ठीक है, राजेश कालबी। ये आपका आबू रोड से है मान लो, आबू रोड भी किधर आता है, राजस्थान में ही आता है, अनरजिस्टर्ड है। और आपने यहां पर, अब उसने जो रूम बुक कराया वो है 102 नंबर का, जो कि नॉन एसी है, ठीक है। आपको यहां पर कौन सा लेजर पिक करना, ये वाला पहला वाला 12% वाला, ठीक है। अब ये आपको इसमें सर्विस इनवॉइस में ये ध्यान रखना पड़ेगा। आइटम इनवॉइस होता तो ये मुझे ध्यान रखना ही नहीं पड़ता, पड़ता है क्या, नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये 12% ले लूं। अब यहां पर मुझसे एक सवाल पूछा जा रहा है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कितना अमाउंट है, आप डायरेक्ट यहां डाल दो 6,000। आपने सामने वाले से कितना लेना है, 6 ही लेना है। ये टैक्स वैक्स की गणित आप जानो, वो नहीं जानता है, वो आपसे 6 देगा। तो आप यहां जैसे 6 डालोगे, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, 6 में से टैक्स हटा देगा, और सॉफ्टवेयर रूम का प्राइस बता देगा कि ये रूम 5,357.14 रुपए का है। और फिर जब आप क्या करोगे, इस पे सीजीएसटी और एचजीएसटी कैलकुलेट करोगे, वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा, और ये तीनों मिलाकर आप देखिए 6 हो गया। तो 6 में ही टैक्स क्या है, जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं इंक्लूसिव, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ज्यादातर बिजनेसमैन यही प्रैक्टिस से बिलिंग करते हैं, कस्टमर को प्राइस जो बताते हैं वो जीएसटी हमेशा जोड़ के बताते हैं, और बिल बनाने जब बैठते हैं तब वो जोड़ी हुई प्राइस को इंक्लूसिव में डालते हैं फिगर में। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसमें से जीएसटी को एक्सक्लूड करके टैक्सेबल वैल्यू अलग दे देता है, और फिर जीएसटी यहाँ सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके नीचे अमाउंट आ जाता है। लेकिन ऐसे केस में कई बार पॉइंट में भी डिफरेंस आता है। तो अगर पॉइंट, अभी तो हमारे केस में तो नहीं आ रहा है, अगर पॉइंट में डिफरेंस आए तो आप राउंड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हो। किसका, राउंड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए मैं आपको ये तो चलो मैच हो गया फिगर, पॉइंट वाला एक एग्जांपल और बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जैसे मान लो एक बिल है, मान लो वो बिल चेतन कुमार कोई पार्टी है, उसने बुक कराया आगरा की पार्टी, ठीक है। आगरा किधर आता है, उत्तर प्रदेश में आता है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड है। और मान लो उसने आपका रूम लिया है 112 नंबर का, ठीक है, और 18% वाला रूम उसने जैसे बुक कराया है
18% वाला, और रूम बुकिंग का आपने नेट उसको 10,000 बताया, तो आप जैसे 10,000 यहाँ डालोगे इंक्लूसिव में, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, रूम सर्विस का अमाउंट अलग कर देगा और CGST अलग करेगा। अब यहां पर 18% CGST, एक मिनट काम करते हैं, ये मुझे 18% मैंने अभी अभी बनाया नहीं, इस लेजर में मैंने एक्चुअली में है आइटम इनवॉइस में बना देते हैं अपन इसको, ठीक है, आइटम इनवॉइस में बना देते हैं। चलो एक नई चीज भी सीखने को आ जाएगी, अभी आप अकाउंट इनवॉइस में बना रहे थे, आप इसको चेंज मोड करके आइटम इनवॉइस में बना दो, सेम वापस से आप वही डिटेल डालो, चेतन कुमार। अच्छा वो क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहा था, सॉरी, क्योंकि मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई है ना, मैंने उत्तर प्रदेश लिया और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिक उत्तर प्रदेश हो गई, और उत्तर प्रदेश हो गई तो आप CGST लगा रहे थे, तो राजस्थान से यूपी में आप सप्लाई करोगे तो CGST नहीं लगता है, तो वो मुझे चेक करना, ये यहाँ गलती हो रही थी। देखिए आप यहाँ पर आपने क्या किया, आगरा लिखा, यहाँ आपने चेंज कर दिया क्या, यूपी, तो ऑटोमेटिक नीचे भी चेंज हो गया, नीचे आपको क्या करना है, राजस्थान लेना है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर ये पिछला वाला ही यूज करते हैं, ये वाला, ठीक है, 12% वाला रूम है हमारा, 112 वाला और नंबर वाला रूम सर्विसेज, एक क्वांटिटी। यहाँ देखिए आइटम इनवॉइस में कभी भी ये अलग से कॉलम की तरह दिखता है, इंक्लूसिव में आप इंक्लूसिव में जैसे ही 10,000 डालोगे सॉफ्टवेयर उसको एक्सक्लूड कर देगा टैक्स को, और एक्सक्लूसिव प्राइस यहाँ डाल के बाहर एक्सक्लूसिव प्राइस बता देगा, और आपको फिर आप जब जोड़ोगे इसमें CGST और HGST, तो आप देखिए यहां पर भी एक्चुअली में क्या है, राउंड ऑफ का कोई बन नहीं रहा है ऑप्शन, ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम फिगर बदलते हैं, यहाँ 11,000 करते हैं। अब देखिए राउंड ऑफ का मामला बन रहा है, तो मैंने 11,000 का रूम कर दिया इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, जब मैंने टैक्स जोड़ा तो यहाँ पर ये बिल का टोटल कितना बन रहा है, 10,999.99। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, राउंड ऑफ का लेजर मैंने बना रखा है, उसको लूंगा, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर राउंड ऑफ कर देगा और 11 का बिल बना के दे देगा, समझ रहे। तो ये आप ऐसे राउंड ऑफ को भी यूज कर सकते हो, और ये मामला था इंक्लूसिव का। अभी तक आपने कितने बिल बनाए, 5-6 बिल बना दिए, 6 बिल बना दिए, 6 के 6 ही बिल आप अगर डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी DSCC करोगे तो आपको 6 के 6 ही रूम नजर आएंगे, यहाँ पर 6 अलग अलग रूम यूज किए मैंने, तो 6 के 6 ही रूम बुकिंग्स यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, ठीक है। तो ये कॉस्ट सेंटर में मुझे सारे रूम वाइज AC नॉन AC सबकी मुझे रिपोर्ट नजर आ जाएगी। और अब मामला आता है GST में, क्योंकि ये 6 की 6 ही मेरे लिए सेल है, तो मैं जब DOG और GSTR1 में जाके देखूंगा तो मुझे आप देखिए ये एंट्रीज यहां पर B2C में नजर आ रही है, ज्यादातर एंट्री 5 बिल मेरे B2C के थे, तो पांचों यहां पर नजर आ रहे हैं एकदम परफेक्टली, 5 में से कुछ में 5% है, कुछ पे 12, कुछ पे 18, तो ये अलग अलग कैटेगरी रेट वाइज मेरे को निकाल के दे दी। एक बिल यहां पर मेरा अनसर्टेन में भी नजर आ रहा है, ट्रांजेक्शन विद इनकम्प्लीट mismatch in information, GST registration detail are invalid। इनवैलिड क्या हो सकता है इसमें, राजस्थान का GST नंबर ही डाला हुआ है, ठीक है, इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूं। अब ये मेरा इनवैलिड से हट जाएगा, ये मेरा B2B में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने 6 बिल बनाए, 6 में से 5 कंज्यूमर को बनाए जिन्होंने अपना GST नंबर बिल में नहीं लिखाया था, तो वो मेरी GSTR1 में पांचों एंट्री B2C स्मॉल में नजर आ रही है, और ये मेरी टैक्स लाइबिलिटी उन पांचों बिल की और टैक्सेबल वैल्यू नजर आ रही है, और एक बिल मेरा B2B में बनाया मैंने, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने जिद करके अपना क्या लिखवा दिया, GST नंबर लिखवा दिया, तो ये B2B में नजर आएगा, और इसका GST मुझे यहाँ नजर आ रहा, मुझे तो टोटल मिला के अपना इतना टैक्स देना है, और जैसे ही मैं अपना GSTR1 भरूंगा, दिव्या माथुर के GSTR2B में या 2A में और ये एंट्री रिफ्लेक्ट
करेगी, आईएमएस में आएगी। एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जीएसटी में, आईएमएस, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें एंट्री नजर आएगी। ये उस पर निर्भर करता है, वो इसकी इनपुट ले नहीं ले, होल्ड करे, जो भी करे, मेरा मैटर नहीं है, ठीक है। इनपुट लेती है और कल को ब्लॉक क्रेडिट में होगा तो नोटिस उसको जाएगा, अपने को कोई लेना देना नहीं, हमने तो टैक्स लिया है और सरकार को हमें देना है। तो ये जीएसटीआर 1 में आपको अपना सारा डेटा नजर आ रहा है। 3B में भी आपकी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी में नजर आ जाएगा ये पूरा, कि आपने पूरी 6 बिलों पर इतनी सेल की, इतना टैक्स बन रहा है। तो ये जीएसटी रिटर्न ऑटोमेटिक तैयार हो जाते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, जीएसटीआर 1 डायरेक्टली आप टैली से भर सकते हो। ये जीएसटीआर 1 है अप्रैल का, मैं एक्सचेंज में जाऊंगा, पहले मैं यहाँ से अपलोड जीएसटी रिटर्न में जाके अपलोड करूंगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालते ही डेटा सारा मेरा पोर्टल पे चला जाएगा बिना जीएसटी पोर्टल पे गए। और फिर मैं अपलोड होने के बाद फाइल में जाऊंगा, वापस ओटीपी आएगा, फाइल करूंगा, मेरा जीएसटी रिटर्न भर जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि आपका जीएसटीआर फाइल हो गया। तो बहुत आसान हो गया है टैली या किसी भी सॉफ्टवेयर में जीएसटी के कंप्लायंस करना। अब एक कॉन्सेप्ट और है, नहीं होगा इतना जल्दी खत्म, डोंट वरी, सीखने वाली क्लास है, इंपॉर्टेंट है। ब्रेक में भी देख सकते हो आप पूरे वीडियो को, और एक साथ भी देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात, एक और चीज बता रहा हूँ, वीडियोस को देखते हुए प्रैक्टिकल भी करना है, जितनी भी चीजें मैंने बताई है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करोगे तो आप डेफिनेटली बहुत कुछ सीख जाओगे इसके अंदर, सारी कंप्लायंसेस बिल बनाने की, ठीक है। तो एक अच्छी टॉपिक यहाँ पर हम लोग आज कवर कर रहे हैं, होटल इंडस्ट्री की। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि होटल सर्विसेज देने का काम कर रही है। अब सोचिए, किसी पार्टी ने दिसंबर में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपकी होटल को के रूम बुक कराने। अभी उन्होंने आपकी होटल के रूम बुक करा रहे हैं ऑनलाइन में, और आपको उन्होंने 10,000 रुपए एडवांस दिए। अब सर्विस लाइन में क्या होता है, एडवांस पे भी जीएसटी बनता है, याद रखिएगा। तो आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आप जो 10,000 आज ले रहे हो, बिलिंग तो आप कब करोगे, दिसंबर में करोगे, और आपको एडवांस कब मिल रहा है, नवंबर में। तो आप अभी नवंबर में एडवांस लेते वक्त आपको जीएसटी देना पड़ेगा सरकार को। तो मैं आपको अब एडवांस का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं टैली के अंदर, कि आप एडवांस रिसिप्ट को कैसे दिखाएंगे, क्योंकि आप एक सर्विस प्रोवाइडर है, आप चाहे रिसोर्ट है, होटल है, आपकी एडवांस बुकिंग होती है ज्यादातर केसेस में अपकमिंग मंथ्स के लिए। तो एडवांस का ट्रीटमेंट आप लोग कैसे करेंगे, चलिए इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे जब पैसा आएगा एडवांस में, तो F6 रिसिप्ट में, याद रखिएगा, रिसिप्ट के अंदर आपको यहां से साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके एडवांस रिसिप्ट लेना है, और कॉस्ट सेंटर में जो रूम बुक हो रहा है आपका, वो रूम आप यहां से ले लेंगे। मान लो मेरा इसमें रूम बुक हो रहा है 113 नंबर का एसी रूम, ठीक है। और यहां पर जो पार्टी आपका रूम बुक कर रही है, आपको उसका लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस मिल रहा है। तो किससे मिला ये, वो असेट की, मतलब वो आपकी लाइबिलिटी एक तरह से। कल को जाके उसका एडवांस, कल को जाके उसकी बुकिंग कैंसिल होगी तो आपको उसका पैसा लौटाना भी पड़ सकता है। तो आप यहां पर उस पार्टी का लेजर बना लीजिए, ठीक है। तो अल्टर सी करके मैं जैसे लेजर बना लेता हूं, मान लो। अब देखिए, एडवांस के केस में पार्टी के क्या बनेंगे, लेजर बनेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर अपन लेजर बनाते हैं। मान लो एडवांस मुझे मिला है, प्रिंस औदिच्य नामक किसी ने यहां पर आपका रूम बुक कराया है, ठीक है। आप उसको सन्ड्री, मुझे बताइए कौन होगा, वो डेटर होगा। कल को जाके आप सर्विस दोगे तो आपका डेटर है, आपको उससे पैसे लेने हैं, उसी के अगेंस्ट में वो आपको क्या दे रहा है, एडवांस दे रहा है, सन्ड्री डेटर, ठीक है। बिल बाई बिल यस कर दीजिए, कॉस्ट सेंटर को यस करने की वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप इसको कॉस्ट सेंटर को एक काम करिए, यस कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि कौन से रूम के अगेंस्ट में एडवांस आया, इससे ये भी मैनेज हो जाएगा। और एड्रेस बता दीजिए, मान लो ये पार्टी है अजमेर की, स्टेट राजस्थान, कंज्यूमर है तो कंज्यूमर लेते हुए आप इसको क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। अब ये जो आपको एडवांस दे रहा है, आप यहां पर बेसिकली बता दीजिए कि इस ये कौन सी रूम सर्विस ले रहा है। मान लो इसने एसी रूम बुक कराया, उसकी वैल्यू मान लो 7,500 से क्या है, ज्यादा है। तो आप यहां पर क्या करिए, रूम सर्विसेज 18% ले लीजिए, और एडवांस अमाउंट बता दीजिए उससे कितना मिला। मान लो मैं एडवांस अमाउंट बता रहा हूं कि उसने मुझे है ना 10,000 रुपए दिए। कितने, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, 10,000 में से टैक्स को अलग कर देगा। अब ये अमाउंट आप लोग नोट करिए, फोटो खींच लीजिए, अभी आपको आगे जरूरत पड़ेगी इन अमाउंट्स की। सॉफ्टवेयर 10,000 में से सीजीएसटी एचजीएसटी को अलग कर देगा और टैक्सेबल वैल्यू को अलग कर देगा, ठीक है।
अच्छा, आपने 18% लिया है, मतलब वो रूम सर्विसेज 18% वाली, राइट? अब आप बस सिंपल सी एंट्री करेंगे रिसिप्ट में, प्रिंस औदिच्य से ये पैसा मिला है आपको, जो डेटर है आपका, और 10,000 रुपये एडवांस बताकर यहाँ पर बता दीजिए आपका, आपने जैसे मान लो आप, मैंने यहाँ बता दिया ADV01, ठीक है, और 10,000, और डेबिट में मैं ICICI बैंक कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने सेव कर देना। पहली चीज ध्यान से देखिएगा, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी में जाके देखोगे तो आपको यहाँ पर वो रूम नजर, कौन सा रूम था वैसे, 113 नजर नहीं आ रहा, राइट? सेल्स में एंट्री नहीं की इसलिए नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। वहां उस एंट्री में हमने जरूर मेंशन कर दिया, एडवांस की एंट्री में 113 नंबर, देखिए मैं बताता हूँ वापस से, ये पेज अप करके इसमें मैंने ये जरूर मेंशन कर दिया ताकि मुझे पता रहे कौन से रूम के अगेंस्ट में। नरेशन में भी लिख सकता हूँ 113 नंबर AC रूम बुक, ऐसे लिख सकता हूँ 113 नंबर AC रूम बुक्ड फॉर 25 दिसंबर 2024, ऐसे नरेशन डाल दो आप। इससे मिला वो तो लेजर वैसे ही बना लिया आपने। एडवांस जो मिलता है उस पर GST लगता है, उस पर हमें GST देना पड़ेगा। इस 10,000 में से मुझे GST देना पड़ेगा सरकार को। ये 10,000 पूरे पूरे मेरे नहीं है, इसमें से कुछ हिस्सा मेरा है टैक्सेबल वैल्यू, बाकी हिस्सा सरकार का CGST SGST देना है। यानी GSTR1 में ये एंट्री नजर आएगी क्या, देखते हैं। DOG, ये GSTR1, आप देखिए GSTR1 में एडवांस की एंट्री मेरी एक तरह से B2C, देखिए यहाँ तो वही 1 और 6 यानी टोटल 1 और 5 6 बिल ही नजर आ रहे हैं, जबकि एडवांस का तो ये 7वीं एंट्री थी। GSTR1 में रिफ्लेक्शन नहीं आएगा एडवांस का। तो सर यहाँ पर GSTR1 में एक टेबल तो होती है, एडजस्टमेंट मतलब टैक्स लाइबिलिटी एडवांस रिसिप्ट, उस टेबल में तो ये अमाउंट नजर आना चाहिए था और नजर नहीं आ रहा है। एडवांस रिसीव करने पर वो नजर नहीं आएगा, इसके लिए और भी कुछ करना पड़ेगा। मतलब आप सिर्फ एडवांस रिसिप्ट की एंट्री चढ़ा लोगे उससे ये अमाउंट यहां नजर नहीं आएगा, वो आपकी लाइबिलिटी नहीं बन गई। लाइबिलिटी यूं देखे तो रियल में बन गई है, लेकिन खाली एंट्री करने से टैली में वो लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हुई अभी। और वो एंट्री कहां नजर आ रही पता है आपको, यहां पर देखिए, नॉट रिलीवेंट फॉर दिस रिटर्न में नजर आएगी। जब आप इसमें जाके देखोगे तो ये एडवांस रिसिप्ट की एंट्री नजर आ रही, और इसका मतलब तो ये हो गया कि ये इस रिटर्न से संबंधित ही नहीं है। सॉफ्टवेयर तो हमें ये बता रहा है ये एंट्री रिटर्न से संबंधित नहीं है, संबंध बनाना है। तो संबंध बनाने के लिए एक एंट्री और करनी पड़ेगी। सर कैसे, बताता हूं। पूरे महीने भर में हो सकता है ऐसी 50 पार्टियों से आपको एडवांस मिला हो जो दिसंबर महीने में जिनकी क्या है बुकिंग है, और बिल जिनको कौन से महीने में बनने वाला है, दिसंबर महीने में बनने वाला है। तो आप उन 50 ही पार्टी की अलग अलग एंट्री करने नहीं बैठोगे। एडवांस रिसिप्ट की एंट्री तो आप 50 की क्या करोगे, अलग अलग करोगे। लेकिन जब 50 का जॉइंट टोटल देखना आपको कि 50 का ही टोटल वैल्यू कितना बन रहा है, कि टोटल कितना एडवांस मिला, उस टोटल एडवांस पे कितना आपका पैसा है, टैक्सेबल वैल्यू कितना, CGST कितना, SGST। आप ये एंट्री यहीं से GST रिटर्न में से, GSTR1 में से डायरेक्टली कर सकते हो, स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट। देखिए जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आप ये तो आपकी लाइबिलिटी को बढ़ाएगी, तो यहां पर आप लिखोगे इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी। क्या करोगे, मैं ये एंट्री क्यों करने जा रहा हूं, मेरी लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए। क्यों बढ़ाना चाहते हो अपनी लाइबिलिटी, तो आप ये बताइए। ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट, एडवांस रिसीव हुआ इसलिए बढ़ाना चाहता हूं। ओके, अब आपको डेबिट करना है यहां पर, ठीक है। यहां पर आप एक लेजर बना लेना डेबिट करने के लिए, टैक्स पेड ऑन एडवांस रिसिप्ट करके एक लेजर बना लोगे। इसका ग्रुप डालोगे करंट असेट। क्या ग्रुप डालोगे, करंट असेट। इसलिए मैं वापस कह रहा हूं ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लंबा है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में मैंने लिए हैं, और आप बिना देखे ये सब कुछ आप नहीं कर पाओगे कि एक बार मैं वीडियो देख लूं बाद में टैली पे बैठ के सब कुछ कर लूं, पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप देखते हुए इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अब आगे बढ़ते हैं, और आप भी अपना टॉपिक डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आने वाली क्लासेस में, आने वाले टाइम में मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बना सकता हूँ। जैसे मेरे एक YouTube सब्सक्राइबर लगातार मुझसे कुछ वीडियो पे कमेंट करके एक टॉपिक पर वीडियो मांग रहे हैं कि सर सेल बिल में जो फ्रेट जोड़ते हैं हम,
और जब हम जीटीए को, ट्रांसपोर्टर को जो फ्रेट देते हैं, इन दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, डालूंगा। तो जो टॉपिक मुझे वास्तव में जो एक जेन्युइन, आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, या आप अकाउंटेंट हैं, आप एक टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, आप लोगों के बुक्स मैनेज करते हैं, या आप अपनी अपनी बिजनेस की खुद बुक्स बनाते हैं, और आपको ऐसी चीज़ें जो प्रॉब्लम में डालती है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और उसके ऊपर मैं ट्राई करूंगा वीडियो बनाने की, जब भी मैं फ्री होता हूँ और मुझे जो टॉपिक अच्छा लगता है, और जो हाईली रिकमेंडेड टॉपिक है, जो वास्तव में जिनकी, कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर यूट्यूब पे सब कुछ नहीं मिलता है, आपके वीडियो में बहुत कुछ मिल जाता है। वो उसका कारण ये है कि ये वीडियो मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ, मतलब ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मेरे सामने भी अभी भी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जिनको मैं ये सिखा रहा हूँ। तो ये आपके लिए कंप्लीटली एक नॉलेजेबल कंटेंट है, जो आपको प्रैक्टिस भी करना है, और जो आपको नॉलेज पे वीडियो चाहिए, आप उसकी कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो आए वो आपको इजीली आपकी नोटिफिकेशन बॉक्स में नजर आए। चलिए, अब जैसे मैं ये टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट बना दिया, अब इसमें कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए कर देते हैं। और यहां पर मुझे अब एक चीज बताइए, यहां पर मुझे अमाउंट डालना है, क्या डालना है, अमाउंट डालना है डेबिट में, ठीक है। तो अभी आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था, उस स्क्रीनशॉट में जो CGST SGST दिख रहा है आपको, उन दोनों का टोटल कितना हो रहा है बताइए। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अभी आपने जो अमाउंट देखा, मेरे को बता दो इधर, टैक्सेबल वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 8,000 समथिंग कुछ वैल्यू लिखी हुई होगी, कितनी है, 8747.58, ये टैक्सेबल वैल्यू है। और इनवॉइस वैल्यू तो आप जो, आपको जो अमाउंट मिल रहा है, जैसे एडवांस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू यानी एडवांस वैल्यू, ये तो 10,000 है, राइट। तो 10,000 में से 8,747.58 आपके हैं, और CGST कितना दिख रहा है, कितना, 0.71, 762.71, और SGST इतना ही दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, इस जगह पर टैक्स पेड ऑन एडवांस रिसिप्ट पर इन दोनों की टोटल डालनी है। बताओ कितनी होती है, कैलकुलेटर होगा, इन दोनों की टोटल है 1535.52। मेरे हिसाब से तो गलत है, एक मिनट देखता हूं मैं, कैलकुलेटर लेके काम करते हैं हम। इसका 762.71 मल्टीप्लाई बाई 2, 1525.42, ये अमाउंट गलत है। इन दोनों की टोटल 1525.42 आ रही कि नहीं आ रही, बताओ, आ रही है। अब आपको यहां पर 1525.42 डालना है, और क्रेडिट में लेना है CGST। और जब आप CGST क्रेडिट में लोगे, यानी लाइबिलिटी डिक्लेयर कर रहे हो, तो वो आपसे रेट पूछेगा, क्या पूछेगा। अब रेट यहां CGST की कितनी डालनी, 9%, और वो 9% टैक्सेबल कौन सी वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कौन सी, ये वैल्यू टैक्सेबल है जिसपे कैलकुलेट हो रहा है 9%, यानी ये 9% अमाउंट है 762.71 रुपए, जो कि इस वैल्यू का 9% है। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो रही, 8,747.58, राइट। तो अब आपको यहां पर CGST का फिगर डालना है, और मैन्युअली डालना है, 762 पॉइंट कितना था, 71। और अब सेम टू सेम आपको SGST के लिए करना है। SGST 9% है, 8,747.58 रुपए का, जो कि होता है 762.71 रुपए। ये एंट्री करनी पड़ती है, इसे कहते हैं लाइबिलिटी बुकिंग कर रहे हैं हम, जो एडवांस हमें प्राप्त हुआ उसके ऊपर, तब जाके ये GSTR 1 में नजर आएगी। अगर मैं ये एंट्री नहीं करूंगा तो GSTR 1 में उस एडवांस पे जो मुझे टैक्स देना वो नजर नहीं आएगा। और अगर मैंने टैली से GSTR 1 भर दिया तो गलत हो जाएगा कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है एडवांस के रूप में, जिसपे आपको टैक्स देना और आपने वो दिखाया ही नहीं। सो जैसे ही मैं ये एंट्री सेव करने जाऊंगा, ये मुझसे पूछेगा प्रोवाइड GST डिटेल, मैं यस कर दूंगा। पार्टी नेम पूछेगा, पार्टी कौन थी, किससे मिला आपको, प्रिंस से मिला साहब। देखिए सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक उसका एड्रेस ले लिया, सब कुछ ले लिया, ठीक है। और आप इसको सेव कर दीजिए। अच्छा सर, ये एंट्री हमने सेव कर दी, अभी ये यहां पर, यहां आनी चाहिए थी, देखिए ये एडवांस रिसिप्ट में आनी चाहिए, नहीं आ रही है।
ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, देखिए यहाँ पर अनसर्टेन में जा रहा है। मिसमैच बिटवीन एक्सपेक्टेड टैक्स अमाउंट एंड मॉडिफाइड टैक्स अमाउंट इन ट्रांजेक्शन, कैसे हो सकता है? 9% ही तो था। हम्म 762 वही था। तो आप एक काम करिए, अगर आपको लगता है कि सही है, जो कि सही आ नहीं रहा है एक्चुअली में, एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं अगर वो सही नहीं होता है। एक बार के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, ठीक है। एक बार के लिए मैं वो एडवांस वाली एंट्री को वापस देखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये अमाउंट है 8,474.58। आप देखिए, आपने गलत लिखवाया ना, आप लोगों पे भरोसा करके मैंने ये, आपने आपने ये टैक्सेबल वैल्यू गलत लिखवाई। 8,747.58 है ही नहीं, ये कितनी है? 8,474.58 है। नहीं, तो ये कोई बात नहीं, सीखने वाली चीज है। गलतियां हमें सिखाती है बेसिकली। गलत नहीं होता तो आप सीख ही नहीं पाते। अब आपने क्या अमाउंट गलत लिखवाया, अब ये अमाउंट डाल के मैं वो एंट्री सेव कर रहा हूं, तो सॉफ्टवेयर बोल रहा है कि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं और आप जो डाल रहे हो वो दोनों में मिसमैच है। तो अब आपने टैक्सेबल वैल्यू का अमाउंट गलत लिखवाया था, जबकि एग्जैक्टली ये अमाउंट है और टैक्स अमाउंट कितना है, टैक्स अमाउंट ये है। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि आप क्या गलती कर रहे थे। आप इसको आगे बढ़िए, सेव कर दीजिए, और आप अब जाइए वापस किधर, GSTR 1 में स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट में जाइए। एंट्री वैसे भी मैं डिलीट कर चुका था। इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी करूंगा, किस वजह से? एडवांस रिसिप्ट की वजह से मेरी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ रही है। टैक्स पेड ऑन एडवांस रिसिप्ट का मैंने लेजर बना लिया, और यहां पर मैं दोनों टैक्स का जॉइंट अमाउंट 1525.42 CGST डाल दूं क्रेडिट में, जो कि 9% है। कौन सी वैल्यू का? ये वैल्यू डालनी है। आप जो ये लिखा रहे थे ना, ये अपन डाल रहे थे, ये गलत है। 8,474.58 है। ऐसे भरोसा तोड़ दोगे तो कैसे चलेगा? 762.71, ठीक है, ये डाल देना। ये अमाउंट ऐसे कैसे, CGST का डालोगे, HGST का सॉफ्टवेयर खुद ले लेगा, और आप इसको यस करिएगा। यहाँ पर अब वापस प्रिंस ऑडिचियर डालिएगा, सॉफ्टवेयर सब कुछ ले लेगा, और आप ये एंट्री क्या करोगे, सेव कर दो। इसका फोटो खींच लो, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। टैक्स लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो एडवांस रिसिप्ट पे। ठीक है, अब डेफिनेटली कोई गलती नहीं होने वाली, क्योंकि हमने अपनी गलती को सुधारा है। और मैं जैसे ही एंट्री सेव करूंगा, आप देखिए यहाँ जो आप नॉट अनसर्टेन में दिख रही थी, हट गई यहाँ से, और आप देखिए यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी एडवांस रिसिप्ट में नजर आ गई एंट्री। 8,474 रुपए टैक्सेबल अमाउंट में 762 आपको इस महीने टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये आपकी लाइबिलिटी नजर आ गई, ठीक है। अब मैं एक और सिस्टम बताने वाला हूं कि सोचिए अगले महीने प्रिंस आएगा, वो आपकी रूम सर्विसेज लेगा, और टोटल मिला के उसका बिल 15,000 का बनेगा। 15 में से 10 वो ऑलरेडी दे चुका है। तो हम एक काम करते हैं, अगले महीने 15,000 का बिल बनाते हैं, ठीक है। तो महीना चेंज करते हैं, वाउचर में चलते हैं, F2 करते हैं, और 1 मई को मान लो ये मई महीने में आया, आप मई में बिलिंग कर रहे हो इसको, ठीक है। सबसे पहले सेल्स में एंट्री करोगे, ठीक है। सेल्स में प्रिंस अपने परिवार के साथ घूमना आया, आप यहां पार्टी नेम में प्रिंस ले लोगे, उसका लेजर आपने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। और 18% रूम सर्विसेज वाला लेजर हमने यहां से पिक, एक्चुअली में हम वो
इसमें 12% वाला लेंगे क्योंकि वो ऑटोमेटिक आइटम इनवॉइस चल रहा है ये, तो आइटम इनवॉइस में मैं वो 12% वाला ले लूंगा, जबकि वो कैलकुलेट 18 करेगा। अब ये भी बता देते हैं, प्रिंस ने कौन सा रूम बुक कराया था? 113 नंबर। अब आप 113 नंबर जैसे लोगे, सुनना, और यहां पर आप रूम सर्विसेज डालोगे एक क्वांटिटी, ठीक है, और यहां पर आपने मान लो प्रिंस को टोटल बिल बना के दिया, मान लो टोटल प्रिंस का बिल बना है यहाँ पर 15,000 का, 15 में से 12,711 रुपए की ये बन गई वैल्यू, ठीक है, टैक्स रेट बन गई, ठीक है, बाकी का अमाउंट क्या बन जाएगा? CGST SGST बन जाएगा, ये CGST ये HGST, और ये आप देख सकते हैं टोटल 15 हो गया। 15 में से 10 ऑलरेडी बंदा दे चुका है। अब आप समझिएगा ये बिल बना है, यानी ये एक्चुअल सप्लाई हुई उसको, और आपने ये बिल बना दिया, ठीक है, और ये बिल नंबर डाल दिया आपने, 7 नंबर का बिल है आपका, और आपने इसको सेव कर दिया। अब प्रिंस आपको रेस्ट ऑफ द 5,000 देगा, तो वो देगा, तो वो आपको एंट्री रिसिप्ट में करनी है। किसमें? अब की बार जब रिसिप्ट में करोगे एंट्री, तो आपको यहां पर एडवांस रिसिप्ट नहीं लेना है, वो ले चुके हो आप पहले, ध्यान देना, ठीक है, तो आपको एडवांस रिसिप्ट नहीं लेना, सिंपल रिसिप्ट में एंट्री करोगे। सिंपल रिसिप्ट में आप क्रेडिट में क्या करोगे? प्रिंस को क्रेडिट कर दोगे, देखिए उसका अकाउंट ही 5,000 से दिख रहा है, और यहाँ 5,000 रुपए जब उससे आएंगे, आप 5,000 क्रेडिट कर दोगे। अगेंस्ट बिल में क्या करोगे? ये एक तो ये ले लोगे आप 7 नंबर वाला बिल कि इसके अगेंस्ट में दे रहा है, और याद रखिएगा अगेंस्ट बिल में आप क्या करने वाले हो वो भी बताता हूं मैं आपको। ये प्रिंस यहां पर एक्चुअली में हमने उसका कॉस्ट सेंटर यस कर दिया था, कॉस्ट सेंटर नो कर देते हैं प्रिंस के केस में, ठीक है, पार्टी में कॉस्ट सेंटर को नो ही रखना है आपको। अगेंस्ट में आप ये लोगे, और ये बिल के अगेंस्ट में दे रहा पैसा पूरा 15,000 डालोगे, कितना? पूरा 15, जबकि दे कितना रहा है उसे? 5,000, और बाकी अगेंस्ट लेकर आपको इस एडवांस को कैंसिल करना है। एडवांस भी तो बोल रहा है उसका, एडवांस को भी तो खत्म करना पड़ेगा। वो आपको 5 नहीं दे रहा, वो यूं देखे तो बिल के अगेंस्ट में 15 दे रहा है, लेकिन 10 पहले दे चुका था, तो आप इस 10 को भी कैंसिल कर रहे हो, तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इसको एडजस्ट कर देगा, और ये आप बैंक में बता दोगे रिसिप्ट अपनी। तो ये देख सकते हैं मैंने एंट्री 5 की कर रहा हूं, लेकिन बिल के अगेंस्ट में 15 बता रहा हूं, और एडवांस को 10 से क्रॉस कर रहा हूं, ये डेबिट क्रेडिट हो रहा है, आपस में दोनों क्रॉस हो रहे हैं, जीरो हो जाएगा, और इसका अकाउंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये एंट्री आपकी रिसिप्ट में होगी, जो उसका रेस्ट ऑफ 5,000 आपको मिल गया। लेकिन सर अब जीएसटी रिपोर्ट बताइए आप, चलिए अपन मई महीने का जीएसटी रिटर्न्स देखते हैं, जीएसटीआर 1, ठीक है, ये तो अप्रैल का है। अप्रैल में इस बंदे ने 10,000 एक्स्ट्रा दिए थे, जिसमें से हमने इतना इतना टैक्स दे दिया ऑलरेडी। अब जब आप यहां से F2 करके अपना मई महीने का रिटर्न देखोगे, तो मई में ये B2C स्मॉल में आपको ये देखिए पूरा 15,000 रुपए जो प्रिंस ने आपको दिए, तो 12,711 रुपए की सप्लाई दिख रही है, 1144 का टैक्स दिख रहा है। तो अब मैं दो बार तो टैक्स देने से रहा, एडवांस पे पहले ही दे चुका हूं 10,000 पे, और अब आप बोल रहे हो कि मुझे मई में वापस इस पूरे बिल पे टैक्स देना, तो ये तो डबल टैक्सेशन लग रहा है, ये तो गलत हो गया। गलत नहीं हुआ, ऐसे ही करेंगे हम। हाँ, सॉफ्टवेयर जरूर आपको यहाँ पर ये बता रहा है क्या, कि पूरा अमाउंट पे आपकी ये टैक्स लायबिलिटी बन रही है, ठीक है, और ये B2C में दिख रही है। अब आपको इसके साथ एक एंट्री और करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले कुछ अमाउंट किसमें रिसीव हुआ था? एडवांस में। तो आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी आपने पिछले महीने बढ़ाई थी ना, अब आपको उसको घटानी पड़ेगी। वो जो एंट्री की थी ना पिछले महीने, उसकी रिवर्स एंट्री होगी। चलिए कैसे होगी? स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी करना, ठीक है। क्यों कर रहे हो डिक्रीज? तो आप बताओगे यहां पर क्यों कर रहे हो डिक्रीज, तो आप यहां बताओगे सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, सेल अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट, जो एडवांस रिसीव हुआ था उसके अगेंस्ट में हम अब क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, इसलिए हम अपनी लायबिलिटी क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये करना है डेबिट में, अब आपको CGST लेना है, रेट वही 9% डालनी, और टैक्सेबल वैल्यू वही लेनी है। कौन सी वाली? ये नहीं, टैक्सेबल वैल्यू, एक मिनट, 9%, हाँ, 8474.58, 8474.58, ये मई महीने में एंट्री करेंगे, और CGST का अमाउंट डालेंगे 762 पॉइंट, ये हम पहले दे चुके हैं, जो अमाउंट यहां बताना है 762.71, ये पिछले महीने आप दे चुके हो, दोबारा थोड़ी दोगे।
ये आप अमाउंट बता रहे हो, ये तो हम दे चुके हैं। डेबिट एच जीएसटी को भी यूं का यूं डेबिट करोगे आप, और ये का यही वैल्यू एच जीएसटी में भी डालोगे। और क्रेडिट में जो आपने एडवांस का लेजर खोला हुआ था ना टैक्स पेड वाला, वो क्रेडिट करोगे तो वो 0 हो जाएगा। देखिए, तो वो 1 महीने तक आपकी बुक्स में असेट के रूप में दिखेगा, और जैसे ही एंट्री पास करोगे वो 0 हो जाएगा, वापस बुक्स से गायब हो जाएगा। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल को यस करोगे, और यहाँ बताओगे कि ये आप किसके अगेंस्ट में कर रहे हो, प्रिंस औदित्य, तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक की उस पार्टी का जो एडवांस था उसके अगेंस्ट में इस एंट्री को, डिक्रीज टैक्स लायबिलिटी की एंट्री को एक्सेप्ट करेगा। और जैसे ही एंट्री में सेव करूंगा, आप देखिए ये मेरी एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस में जाके नजर आ रही है, और माइनस में नजर आ रही, इतनी वैल्यू से ये मेरी लायबिलिटी को क्या कर रही, कम कर रही महीने। तो जब भी देखिए होटल इंडस्ट्री में ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है कि होटल इंडस्ट्री को एडवांस बहुत मिलता होगा, उस एडवांस पे उनको जीएसटी भी देना पड़ता होगा, और उन एडवांस के अगेंस्ट में आगे जाके वो बिलिंग भी करते होंगे उन पार्टियों को फर्दर मंथ्स में। तो वो जब बिलिंग करते होंगे उसके बाद उस एडवांस पर चुकाए गए जीएसटी को रिवर्स भी करते होंगे, लाइबिलिटी को डिक्रीज भी करते होंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और सिर्फ होटल इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, सारी सर्विस सेक्टर जिनमें क्या मिलता है, एडवांस मिलता है। सो ये एडवांस का ट्रीटमेंट, गुड्स के केस में कभी भी एडवांस पे जीएसटी नहीं लगता, सर्विस के केस में एडवांस पे भी आपको जीएसटी देना पड़ता है। तो ये थे आज के सारे टॉपिक जो मैंने आज की इस क्लास में कवर कराए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए, श्योर। तो बेल आइकन क्लिक करने का है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करिए जो आपको अच्छा लगे। बुरा लगा है तो भी लिखिए बुरा लगा है, ताकि मैं खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करूं, आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाऊं। थैंक यू सो मच।